आप देखिएगा ना, कोई एक पार्टी का नेता जब छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में आ जाता है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो जहाँ पूरी होती दिखती हैं, लोग वहाँ जाते हैं और ये आम आदमी को ठगने के लिए झूठ बोलते हैं। हम आम आदमी की सेवा करने के लिए यहाँ से इनकी शरण में आ गए। तुमको किसने ठेका दे रखा है? यहाँ डीएम है, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, प्रशासनिक लोग हैं, आम आदमी है। तुमको किसने चिट्ठी लिख के दी है कि आप ही का सेवा करना जरूरी है, आपके बिना हम मर जाएंगे? लोग गुंडा ही समझते थे, आतंक का पर्याय था। मैं छोटे बच्चों में जो लड़के हैं, खाना उनको भी बनाना सीखना चाहिए। खाली लड़कियां क्यों सीखेंगी? हमने तो लड़कियों को उनके शरीर ढकने और उनको थोपने और इसी में उलझा के रखा हुआ है ताकि ज़िंदगी में कहीं वो बाहर नहीं निकल पाए। नहीं, मैं अधिवक्ता के रूप में जवाब नहीं दूंगा और कोशिश करूंगा कि पूरी ईमानदारी और सच्चाई से आपके सवालों का जवाब दूँ। जो भी कहेंगे सच के कोशिश करें। हालांकि आदत हमारे पेशे में तो अपने क्लाइंट को डिफेंड करते हुए कुछ भी बोलने की है। ये पढ़ाई आपने जेल से शुरू की है, जेल से निकलने के बाद? नहीं, निकलने के बाद शुरू की। आप हमेशा एक विरोधी के रूप में अपने आप को स्थापित करते रहे हैं, चाहे प्रशासनिक लेवल में हो, चाहे राजनीतिक लेवल में हो, चाहे किसी भी संस्था के लेवल में, सामाजिक संस्था के लेवल में भी आपने हमेशा जो गलत देखा है उसका विरोध किया। तो आपका जो ये चरित्र है, मुझे लगता है वहाँ जाके कहीं कोर्ट में जाकर कहीं तकलीफ तो देता ही होगा आपको। नमस्कार, मैं संजय और फिर आपके साथ जुड़ा हूँ हमारे इस पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। और आज जो हमारे बीच जो मेहमान हैं उनके बारे में ज़्यादा व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल के जो लोग हैं वह उन्हें भली भांति जानते हैं। और उनको जानने के पीछे का कारण भी जब आप उनसे मिलेंगे या जब उनके बारे में बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है। क्योंकि वो हर पहलू को काफ़ी बारीकी से देखते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं और उनके बारे में जानने के बाद उन्हें उनके लिए संकट मोचन का कार्य करते हैं। तो ऐसे ही एक शख्स आज हमारे बीच हैं इस पॉडकास्ट में, और उनसे हम उनके पेशे से संबंधित, उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित और भी बहुत सारे पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं अधिवक्ता, समाजसेवी, राजनेता और कभी कभी जो दार्शनिक की भूमिका में हमें सोशल मीडिया में नज़र आते हैं, ऐसे शख्स अत्रि शर्मा जी। नमस्कार। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। अत्रि देव शर्मा, जिनको शायद पहचान की आवश्यकता भी नहीं है। सिलीगुड़ी के लोग तो खासकर सभी को ही जानते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हर एक शख्स को कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाने ही पड़ते होंगे। तो उस दौरान अत्रि देव शर्मा एक ऐसे शख्सियत हैं या एक ऐसा नाम है जो उन्हें उस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। तो अत्रि जी, आपके बारे में जो मैंने जो इंट्रो दिया, जो आपके बारे में जो मैंने बताया, वो गलत तो नहीं था? संजय मेरे छोटे भाई के जैसे हैं, तो इन्होंने अति उत्साह में कुछ ज़्यादा कह दिया। इनकी सारी बातों पर आप लोग विश्वास मत करिएगा, यही हमारा आग्रह रहेगा। धन्यवाद। तो कुछ सवालात हैं मेरे पास आपके लिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट का सेशन है। तो इसमें हम लोग अक्सर जो हमारे मेहमान आते हैं उनसे उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि उस अनुभव के बारे में अगर लोगों को पता चले, जो लोग आपके फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर दूसरे फील्ड में भी है, तो उन्हें आपके बारे में जानकर, आपके उतार चढ़ाव, आपके जीवन की सफलताएं, विफलताओं के बारे में जानकर हो सकता है कि उनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ सके। इसलिए कुछ सवाल हम आपसे करेंगे। हो सकता है कुछ अच्छे सवाल हो, कुछ असहज सवाल भी हो। तो आप एक अधिवक्ता है, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से उसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा जानकार तो कोई होगा नहीं सवालों के मामले में। नहीं, मैं अधिवक्ता के रूप में जवाब नहीं दूंगा और कोशिश करूंगा कि पूरी ईमानदारी और सच्चाई से आपके सवालों का जवाब दूं। जो भी कहेंगे सच के कोशिश करें। हालांकि आदत हमारे पेशे में तो अपने क्लाइंट को डिफेंड करते हुए कुछ भी बोलने की है, लेकिन कोशिश करूंगा कि व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो बातें हैं वो मैं सच बोलूं और ईमानदारी के साथ आप लोगों के सामने रखूं। बाकी निर्णय आपके हाथ में। धन्यवाद। तो पहले कुछ सवाल है मेरे, जो कि आपके पेशे के बारे में है। आपने कानून के क्षेत्र में करियर को चुनने का फैसला कैसे किया? क्या कोई विशेष घटना या कोई प्रेरणा थी? ऐसा है कि ये 2002 में मेरे ऊपर कुछ मुकदमे हुए थे और काफ़ी गंभीर आरोप था मेरे ऊपर, और उस समय उस मुकदमे की ही काफ़ी दिनों तक मैं जेल में था, कस्टडी में था। और
उसके बाद तरह तरह की बातें थीं। तो उस घटना के बाद जब प्रारंभिक जो आतंक का दौर था ये निपटा, तो उससे पहले की मेरी जो ज़िंदगी थी, मेरा जो जीवन था, ठीक उसके उलट एक वातावरण तैयार हो गया था। तो उसके बाद फिर काफ़ी सोच समझ के परिवार के लोगों का सलाह, हमारी चिंता और सब कुछ करके हमने निर्णय लिया कि कोई ऐसा ही काम करें जिससे हमारे ऊपर ये जो गुंडा और अपराधी का जो तकमा लगाया गया था प्रशासन और राजनेताओं की तरफ से, इसका विरोध भी मैं कर पाऊँ और कानून से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहूँगा तो धीरे धीरे ये बातें हो सकता है अपने आप कम हो जाए। वरना लाखों लोग रहते हैं इस इलाके में, हम किसको किसको व्यक्तिगत रूप से अपनी सफाई देते रहेंगे। तो काफ़ी सोच समझ के फिर निर्णय लिया गया और 2002 के प्रारंभिक जो ये झंझा बीती, उसके बाद ही हमने लॉ पढ़ने का निर्णय लिया और उसके बाद ही कानून की पढ़ाई की। ये पढ़ाई आपने जेल से शुरू की या जेल से निकलने के बाद? नहीं, निकलने के बाद शुरू की, लेकिन वकालत मैंने उसके बाद ही पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ने के बाद इस पेशे में मैं 2011 से जुड़ा हूँ। अच्छा, अगर आप मान लीजिए जब आपने शुरुआत में जब पढ़ाई शुरू की तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? नहीं, उस समय तो 43-44 साल की उम्र रही होगी। तो इतना लेट आप जब शुरू किया आपने तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो आया होगा एज के हिसाब से, माने लोग आपके जो सहपाठी होंगे या जो आप लॉ करने गए होंगे तो आपके जो समकक्ष सेम एज वाले लोग तो नहीं मिले होंगे आपको? नहीं, बात एज की नहीं थी, हमारे पास रास्ता नहीं छोड़ा था। हमारे पास जो उस समय जो माहौल पैदा हो गया था, तो हमारे पास दो ही रास्ते थे कि या तो मैं पूर्ण रूप से अपराधी ही बन जाऊं जो आरोप लग रहे थे, या फिर इनका विरोध करते हुए कुछ करना था। आप अकेले किसी सिस्टम से कितनों के खिलाफ लड़ पाएंगे। इसीलिए मैंने अपने प्रोफेशन को चेंज किया और फिर हमने कानून की पढ़ाई पढ़ी ताकि मैं अपने पर हुए ज़्यादती का तो जवाब मैं दे ही पाऊँ, साथ में हमारे जैसे आने वाले समय में और भी लोग होंगे तो उनकी भी मदद कर पाने की गुंजाइश रहेगी। तो इससे पूर्व आप कौन से पेशे में थे? इसके पहले हमारा कंप्यूटर का काम था, इसके पहले हमने इंटरनेट का बिजनेस किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो कैसियो कंपनी आप लोगों ने लिया था कुछ? नहीं, सत्यम की इंटरनेट का हम लोग यहाँ सर्विस प्रोवाइडर थे, उनका होकर देख रेख करते थे। और उसी पीरियड में और थोड़ी बहुत राजनीति की गुदगुदी भी थी और जिसका परिणाम था, तो आप इनडायरेक्टली कहिए कि मैं अपने वकील बनवा देने का जो क्रेडिट है वो 75% पुलिस को और 25-30% जो उस समय के राजनेता रहे होंगे उन्हीं का आभारी रहूँगा। शुरू में तो लगा था कि हमारे साथ ये क्या हो गया, मैं इस प्रचंड इस आघात को कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगा, लेकिन आज जब बैठ के देखता हूँ तो ये हमारे साथ नहीं हुआ था, चाहे मैं कुछ भी होता, कम से कम वकील तो नहीं बना होता। टर्निंग पॉइंट था आपका हमारे लिए। आज तो लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट था, उस समय लगा कि सब खत्म हो गया। एक तरह से एक आदमी की चारित्रिक हत्या कर देने की कोशिश थी और हमारे यहाँ सिस्टम, अंग्रेज चले गए हैं लेकिन सिस्टम अंग्रेज़ों वाला ही छोड़ गए थे। एक बार प्रशासन आपको अपराधी बना दे, कह दे, तो ये अब आपकी समस्या है कि आप इससे कैसे बाहर निकलेंगे। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भले ही आप पर कुछ भी साबित नहीं हो, ये आपको ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं कि इन 10-15-20 सालों में बदलाव आए हो, आज भी वही चल रहा है। ये एक अलग चश्मे से प्रशासन कुछ मामलों को देखती है, वहाँ किसी का क्या हुआ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और सवाल है मेरे जहन में, क्योंकि आपके करियर से, आपके पेशे से रिलेटेड है। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसने अपराध किया हो और आपके पास आने के बाद तो उसको बताना ही पड़ता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है या नहीं किया है, स्पष्ट करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि उसने कहा कि मैंने ये अपराध किया, कोई ऐसा घनघोर अपराध किया हो उसने, और उसके बावजूद आप कोर्ट में उसकी पैरवी करते हैं, उसके लिए खड़े होते हैं, उसको बेगुनाह साबित करने के लिए खड़े होते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? क्या आपको कचोटता है आपका मन या नहीं? देखिए, यहाँ आपकी भावनाओं की कोई बात नहीं है। आपके पास ये मौका ज़रूर है कि आप चाहें तो कोई मुकदमा नहीं करें, लेकिन हम जब एडवोकेट्स एक्ट के तहत जब हम शपथ लेके कोर्ट में आते हैं तो हमारी एक अलग सी जिम्मेदारी बांध दी गई है। आप अपने आप में कुछ भी नहीं है, आप एक सिस्टम का हिस्सा है। सरकार कानून बनाती है और ज़रूरी नहीं कि वो कानून ठीक ही हो, लेकिन आप उस गलत कानून को भी नहीं मानते हैं तो आप अपराधी कहे जाएंगे।
तो हमारे लिए भी एक प्रक्रिया यहाँ तय की है इसी समाज ने। भले ही हम सरकार करते हैं, लेकिन इस सरकार को चुना कौन है? यहाँ के व्यक्तियों के द्वारा चुनी हुई सरकार जब एक रास्ता तय करती है कि कोई भी व्यक्ति जब पकड़ा जाएगा तो उसको उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कोर्ट जब तक उस व्यक्ति को गलत नहीं माने, दोषी नहीं माने, तब तक वो दोषी नहीं है। यही मान्यता है हमारे सिस्टम में। तो जब हमारे समाज ने ही ये सिस्टम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति आता है तो भले ही आँख के सामने हत्या हुई हो, लेकिन प्रक्रिया तो यही है कि कोर्ट में उस व्यक्ति के बारे में, उसके संबंध में जो भी जांच पड़ताल होगी, जज साहब को इसका फैसला करना है। आप फैसला करने वाले कोई नहीं होते। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस व्यक्ति के पक्ष में या विपक्ष में जो भी सबूत आए हैं उनको कोर्ट के सामने रख देना, सही गलत का निर्णय उनको करना है। तो हम अदरवाइज इस जिम्मेदारी से मुक्त हैं। बावजूद उसके हम इंसान हैं और हर समय वकील नहीं रह सकते। हमें लगता है कि अगर हमें कुछ नहीं करना है तो ये हमारी व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन हम सिर्फ इस कारण से उसको डिफेंड नहीं करेंगे, नहीं बोल सकते कि उसने हमारे सामने गलती स्वीकार की है। हमारे उसके बीच का ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है जो हम किसी और को बताने के लिए बाध्य नहीं है। अब रही बात मोरालिटी की, ये आपका व्यक्तिगत मसला है। समाज के द्वारा तय किए गए नियमों के तहत हम उसे कोर्ट के सामने, उसके पक्ष के बातें हम कोर्ट के सामने रख देंगे। जज साहब पर है कि उनको दोषी या निर्दोष बनाएं और उनको सज़ा दें या नहीं दें, ये उनके ऊपर है। हम इससे मुक्त हैं। इस पेसेस में ये क्लियर है कि आपको लेना है कि नहीं लेना, वो आपके ऊपर है। ये नहीं, लॉजिकली किसी भी व्यक्ति के दोषी नहीं होने या होने का निर्णय वकील साहब खुद नहीं ले सकते। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप तथ्यों को कोर्ट के सामने रखें। सही गलत का निर्णय जज साहब के अधीन है। उस सबूतों के, इसीलिए देखिएगा जब छोड़ते हैं सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है, आरोप लग जाते हैं। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बार पकड़ के अंदर कर दीजिए, फिर अगला अपना छटपटाते रहेगा। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कुछ भी साबित करने की। एक अधिवक्ता के रूप में आपने कौन से सबसे चुनौतीपूर्ण मामले लड़े हैं और उनसे आपने क्या सीखा? देखिए, जहाँ तक सीखने की बात है, इस पेशे में अगर कोई व्यक्ति 50 साल भी प्रैक्टिस करता है तो प्रैक्टिस ही करता हुआ पाया जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप 30 साल, 20 साल, 25 साल प्रैक्टिस कर लें तो आपकी प्रैक्टिस पूरी हो गई। तो सारे प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। तो ये नाम दिया गया प्रैक्टिस करते हैं। चिरंतन है। 50 साल, 60 साल भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये पूरी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट या और कोर्ट की जो अलग अलग राय आती रहती है वो इनोवेटिव है और हर समय बदलाव आता है। अपराध का ट्रेंड चेंज होता है, जजमेंट्स चेंज होती हैं। तो हर समय हम लोग अपने आप को अपडेट रखते हैं। तो सारे ही मुकदमे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा के जाने वाले ही होते हैं। तो इसलिए अलग से कुछ सीखने की बात नहीं। हर चीज़, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। कोई ऐसा मुकदमा जो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा? नहीं, जो भी देखिए, सामाजिक रूप से जो निकृष्टतम मुकदमे हैं उन्हीं को बड़ा और चुनौतीपूर्ण मुकदमा बताया जाता है। शराफत वाले मुकदमों की तो गिनती नहीं होती। तो आप अगर किसी शरीफ आदमी के सच में लिप्त हुए मुकदमे में डिफेंड करते हैं तो ये एक थैंकलेस काम है आपके लिए। उससे आपका PR नहीं बढ़ता है। आप जितने घिनौने अपराध के अपराधी को बचाएंगे वही बड़ा वकील कहा जाता है। तो एक तरह से देखिए, हम अपने पेशे में अब चाहे जाने अनजाने हम तो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम जितने घिनौने अपराधी को जितना बड़ा झूठ बोल के कोर्ट में बचाएंगे उतने बड़े वकील कहे जाएंगे। और आजकल पैसा भी ऐसे अपराधियों के पास ही है। तो अगर आपकी आर्थिक कोई इच्छा है तो ये भी तो वही पूरा कर पाएगा। एक निम्न स्तर, एकदम प्रांतिक स्तर का कोई व्यक्ति जो अपनी जीविका चलाने में सक्षम नहीं है, वो आपको आर्थिक रूप से भी कहाँ परिपूर्ण करेगा। तो आपकी मानसिक शांति और आप अपनी पॉकेट की शांति, दोनों को एक साथ बिठा के देखना चाहेंगे तो आप कभी नहीं देख पाएंगे। आप पॉडकास्ट में इतना सच बोल रहे हैं, कोर्ट में कैसे झूठ बोल लेते हैं? नहीं, ये है, मैंने कहा था ना कि जब आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं तो मैं अपने आप को ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। ये मौका हमें बार बार नहीं मिलता। अदालत की बात अदालत के भीतर, गेट से बाहर निकलते ही हम वही रहते हैं जो आज हैं। क्योंकि सही बताऊं तो मेरे भी जहन में, दर्शकों के जहन में भी आ रहा होगा कि एक अधिवक्ता, आप पेशे से अधिवक्ता है, आप ठीक है एक इंसान है लेकिन पेशे से अधिवक्ता है। मगर बहुत कम ऐसे लोगों से मैं आज तक मिला हूँ जो इतना खुलकर, मुखर होकर, मतलब अपने ही पेशे के बारे में बात करते हैं। या मैंने जब भी आपसे बात की है, आप हमेशा एक विरोधी के रूप में अपने आप को स्थापित करते रहे हैं। जहाँ पर भी आपने देखा है अपने आप को, मैंने आपको देखा है, तो आप हमेशा विरोधी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आपने चाहे प्रशासनिक लेवल में हो, चाहे राजनीतिक लेवल में हो, चाहे किसी भी संस्था के लेवल में, सामाजिक संस्था के लेवल में भी आपने हमेशा जो गलत देखा है उसका विरोध किया है।
तो आपका जो ये चरित्र है, मुझे लगता है वहाँ जाके कहीं कोर्ट में जाकर कहीं तकलीफ तो देता ही होगा आपको, कि वहाँ आपको कई बार पक्ष में खड़ा होना पड़ता है। हम तो जब अदालत के भीतर कोई मुकदमा हम करते हैं तो हम वहाँ जो तथ्य सामने रहते हैं हम उसके भीतर ही बात करनी पड़ती है। वहाँ ये जो बाहर वाला अत्रि शर्मा वहाँ आपके अंदर तकलीफ तो नहीं देता है आपको? नहीं, मैंने कहा ना कि जब हम वहाँ जाते हैं तो उस मुकदमे के तथ्यों के भीतर रहते हैं। सच झूठ से मतलब नहीं रहता। भले ही आप पूरे तरीके से निर्दोष व्यक्ति हैं, या आपने सच में दोष किया है, या आपने कुछ और किया है और आपको किसी और मुकदमे में आपको अदालत में प्रस्तुत किया गया है, तो आपकी सच्चाई से कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। आपको जिसने भी अरेस्ट करके भेजा है उसने जो लिखा है उसको सही साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की है, और उसको गलत साबित करने की जिम्मेदारी डिफेंस के लॉयर की है। तो अब उनके पक्ष में जो बातें होंगी उसको रखना है। वहाँ सच झूठ मायने नहीं रखता। भले ही आप एक ऐसी चीज़ में, आप स्टेशन में ट्रेन पकड़ने गए हैं और आपको वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और आपको पकड़ लिया गया है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि वहाँ हुआ क्या है, तो अब आपकी सच्चाई से किसी को मतलब नहीं है। वहाँ जो आरोप आप पर लगे हैं उन आरोपों को नकारने वाले सबूतों को जज साहब के सामने दे के ही आपको बरी किया जा सकता है। सच से जज साहब को भी मतलब नहीं है। जज साहब की आंख के सामने हुई हत्या पर भी उनको इतना अधिकार नहीं है कि वो खुद बिना गवाही के, बिना सबूतों के आधार पर सजा देते हैं। निष्कर्ष बिना सबूत उनको लिखने, अगर सबूतों के तहत गवाह के बोलने के बाद, जांच के बाद अगर ये बातें नहीं आ जाती हैं तो जज साहब एक निरीह आदमी हैं, उनके आंख के सामने किसी ने हत्या की है, उसको सजा देने तक का अधिकार नहीं है सबूतों के अभाव में, तो वकील क्या चीज़ है। जैसा आप बता रहे हैं उसके आधार पे ही एक प्रश्न है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए आपके क्या सुझाव है? खासकर आम लोगों के लिए न्याय की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव है? देखिए, ये एक सिस्टम है हमारे देश में। अब संविधान की बात करें आप, बात पर, या देश में कानून की बात करें, सरकारें अपने मन की कानून बनाती हैं। अंग्रेज़ों के समय जिन कानूनों से हम पिटते रहे, सत्ता में आने के बाद जो हमारे राजनेता रहे, उनको लगा कि इसी पावर के बिना तो नेतागिरी का मज़ा ही नहीं है, तो उन्होंने उनका आज भी अभी कुछ बदलाव आए हैं, नहीं तो 144 जो कानून था अंग्रेज़ों ने बनाए थे, आज तक चल रहा था। तो काफ़ी सारे ड्रैकोनियन कानून हैं जो उस समय थे, लेकिन अन्न देते हैं पावरफुल होने पे। जब आप रूलिंग गवर्नमेंट का को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी तरह के ड्रैकोनियन कानून ही आपको उस तरफ आकर्षित करता है। अगर आप बिना लाल बत्ती के, बिना पावर के, बिना इतने प्रशासनिक आमला के, बिना ही अगर नेतागिरी करनी पड़ जाए तो 99.9% लोग नेतागिरी छोड़ देंगे। तो यही आकर्षण का केंद्र बिंदु है। आम आदमी को अंग्रेज़ों के समय भुगतना पड़ा, भुगतना आज भी पड़ता है। ये एक सेलेक्टिव मेजर है, लोग अपनी सुविधाओं से लेते हैं। हो सकते थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज़रूर हुआ होगा, लेकिन जब प्रशासन अपना रौद्र रूप दिखाता है तो वो अंग्रेज़ों से कम किसी मायने में नहीं है। और जो शासक आज के हैं वो उस समय के जो लॉर्ड लोग हुआ करते थे वही भावना लेके करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चुनने की एक प्रक्रिया है, उसमें दिखावा करना पड़ता है। लोगों की वोट की एक प्रक्रिया है। कहा जाता है कि हम अपना नेता चुनते हैं, चुनने के बाद किसी भी नेता को अपना बोलने का हक है कहाँ? आप आम आदमी को देखिए, दुत्कारा जाता है हर जगह। लेकिन ये सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम हम बदल नहीं सकते, और न ही कोई जो पावर में है वो सिस्टम को बदलेगा, क्योंकि उसको मज़ा ही इसी चीज़ में आ रहा है। तो इसलिए इन बातों का नहीं है। कानून लोग अपनी सुविधा से बनाएंगे, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे उनके हाथ कटते हों। शासक अपने आप को शासक ही रहना चाहेगा। आज के शासक अपने आप को ईश्वर समझते हैं। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. जब तक इनके दिन मान नहीं बिगड़ जाते, ये अपने आप को ईश्वर मानते हैं, और फिर दयनीय स्थिति आम आदमी जैसे इनकी भी होती है समय आने पर। एक प्रश्न और है, आप अपने मुवक्किल के साथ भावनात्मक और नैतिक संतुलन कैसे बनाए रखते हैं, खासकर जटिल या विवादास्पद मामलों में? नहीं, देखिए, इसमें आप कोई भी वकील, वो भी तो एक आम आदमी, एक इंसान है, उसकी भी अपनी भावनाएं हैं। तो कुछ व्यक्ति या कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। तो उस तरह की बातों से कोई पीड़ित व्यक्ति आता है तो वहाँ आपका आम जो मुकदमे हैं उससे ज़्यादा जुड़ाव उनके साथ आप पाते हैं। तो जुड़ाव तो कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकता। तो अगर वो पीड़ित व्यक्ति के साथ आपका मानसिक संयोग बनता है तो समय के साथ धीरे धीरे आपकी इंटीमेसी बढ़ेगी उनके साथ, और नहीं तो फिर
नॉर्मल क्लाइंट और वकील जैसे मुकदमे चलते रहेंगे जब तक सामने वाला संतुष्ट है आपसे मुकदमे कराएगा, और जब नहीं होगा तो कहीं और चला जाएगा। क्या आपकी ऐसी कोई कानूनी जीत साझा कर सकते हैं जिसने आपके करियर को नई दिशा दी? देखिए, एक तो मैं बुढ़ापे का वकील रहा, एक काफ़ी लेट एंट्री हुई हमारी इस प्रोफेशन में, और उस उम्र में आके किसी के पास भी 10-12 साल एज ए जूनियर रहूं और उसके बाद फिर प्रैक्टिस शुरू करूं, ये समय हमारे पास नहीं था। तो शुरू में यहाँ आपकी प्रैक्टिस, आपके कानून का कितना ज्ञान आपको है, इस आधार पर आपकी प्रैक्टिस यहाँ नहीं चमकती। प्रैक्टिस चमकेगी कि जो क्लाइंट आपके पास आए हैं उनको आप रिलीफ कितना दे पा रहे हैं, भले ही आपको कोई जानकारी नहीं हो। मतलब आप उनको बेल दिला पा रहे हैं कि हाँ नहीं, हाँ, आप उनका केस को उनको जो असुविधा है, अगर इस असुविधा को दूर करने में आप सक्षम हैं तो भले ही आप बेवकूफ़ हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप कैसे भी पास कर गए हैं, आपने डिग्री ले ली है लेकिन आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आपकी बाज़ार में कीमत रहेगी क्योंकि आप रिलीफ दे रहे हैं और आप बहुत ही पंडित हैं, आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं, 90% नंबर आया है, आपको गोल्ड मेडल मिला है, रिलीफ नहीं दे पाते हैं तो आपकी कोई कबाड़ी जैसी भी कीमत अदालत में आपकी नहीं रहेगी। तो शुरुआती दौर में लोगों को ये एक अपेक्षा तो ज़रूर थी कि भाई आया है पता नहीं क्या करेगा, और उससे पहले की जितनी भी बातें थीं वो सारी धराशायी हो गई थी और गलत बातें ही प्रचार में थीं। तो मेरे लिए भी कुछ मैजिकल करना ज़रूरी था। सचिन तेंदुलकर के जैसे सेंचुरी लगा तो लोगों ने कहा नहीं सीरियस बैट्समैन है। तो उस समय सिलीगुड़ी का एक प्रसिद्ध एक NGO था जिसमें यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध लोग और उद्यमी लोग उससे जुड़े हुए थे, और काफ़ी लोगों पर एक मुकदमा हो गया था जिस पर कानूनी तौर पे अग्रिम जमानत संभव नहीं था और काफ़ी कष्ट वाली बात थी। शेड्यूल ट्राइब एक्ट में मुकदमा हो गया था और टफ सिचुएशन थी, घबराए हुए थे, और ऐसी परिस्थिति में मुझसे संपर्क हुआ और संयोग कहिए या जो भी कहिए, उसमें सबको सही समय में त्वरित मुक्ति मैंने दिलाई थी उस समय। तो ये जो बात आग की तरह बाज़ार में फैली कि एक नहीं होने वाला काम ये आदमी करने में सक्षम है, तो इससे लोगों का आकर्षण बढ़ा। इसको आप कहीं भी हमारी वकालत वाली बुद्धिमत्ता से जोड़ के मत देखिए, लेकिन उनको जो रिलीफ मिली, जो कहीं से उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी, सबने मना किया हुआ था कि कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे में कराने से एक ब्रांडिंग एक थोड़ा सा होता तो बढ़ा कि नहीं कुछ कर सकता है। तो इससे क्या है, लोग और सक्षम लोग जुड़ने लगे और लोग आपकी तरफ आने लगे कि भाई अब नहीं, उनको लगा कि नहीं ठीक है, नहीं ये काम कर सकता है, ये एक भावना को प्रचार हुआ क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध लोग और उद्यमी लोग इसमें थे। तो उन्होंने निराश तो थे कि कुछ नहीं हो सकता है और पुलिस पकड़ लेगी तो क्या होगा। तो उसमें जब उनको रिलीफ मिली तो ये आग की तरह बाज़ार में फैली बात कि नहीं सक्षम व्यक्ति हैं और कुछ मैजिक दिखा सकते हैं। तो इससे पैसे में तो मदद मिली, लोगों का आना जाना बढ़ा हमारे यहाँ। एक नाम आपका मतलब उस समय एक सुनाम शुरू हो गया। देखिए, बदनामी भी तो एक तरह का नाम है, तो बदनाम तो पूरे चरम में था मेरी बदनामी। लोग गुंडा ही समझते थे, आतंक का पर्याय था मैं। अब सच्चाई चाहे जो भी हो। गुंडा क्यों समझते थे आप? नहीं, पुलिस सर्टिफिकेट देके कह रही थी कि आप गुंडे हैं, आप क्रिमिनल हैं। आप अखबार में छपता था कि इस रीजन में इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल कभी नहीं हुआ। तो लोग अखबार में, हमें तो आज की वस्तुस्थिति पता है कि अखबार में छपता क्या है। लोग फ़ोन करके पूछते हैं, हमने जो कहा वही छप गया, कोई सत्यापित करने वाली बात नहीं थी। तो ये अब समझ में आई कि उस समय मुझे ऑर्गेनाइज्ड गुंडा क्यों कहा जा रहा था। जो लोग मुझसे मिले नहीं थे। एक दिलचस्प वाक़या बताऊं, उन पीरियड में, और जब इस तरह की बात फैल गई और मैं वकील बना नहीं था, पढ़ाई कर रहा था, तो मैं कलकत्ते से फ़्लाइट से वापस आ रहा था, तो मेरे बगल में एक साहब बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा सिलीगुड़ी। रहते कहाँ? हमने कहा वहीं रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अत्रि शर्मा को पहचानते हैं? मैंने कहा नहीं, कौन आदमी है ये? बोले बेकार है रहना फिर आपका, आप सिलीगुड़ी में रह के अत्रि शर्मा को नहीं पहचानते हैं तो फिर बेकार है। मुझसे परिचय है, देखिएगा, इतनी मोटी मोटी सोने की चेन, 4-5 सब राइफल लिए हुए सिक्योरिटी वाले खड़े रहते हैं। अपॉइंटमेंट के बिना तो सक्षम ही नहीं है कि कोई बात कर ले उनसे। मुझसे बढ़िया है ऐसा एक विजुलाइज। हाँ, अब देखिए मेरी इमेज आप देखिए। वो कह रहा था कि मैं, लेकिन उससे मेरे अत्रि शर्मा के ताल्लुकात बहुत बढ़िया हैं और जब चाहे तब मेरे घर में आ सकता है। उसने मुझे कहा कि वो मेरे घर ले आएगा और मुझसे परिचय करवा देगा ताकि गाहे बेगाहे हमको यहाँ कोई दिक्कत हो तो मेरी मदद हो पाए। और हमने उनका नंबर लिया और आने के बाद हमने 2-4 बार ट्राई किया। उनको लगा था शायद फ़ोन नहीं करूँगा, 2-4 दिन के बाद फिर उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। तो ये अफवाह थी उस समय, इस तरह की बात थी। तो इससे बाहर निकलना समय लगा। धीरे धीरे अदालत में सही बातों को सही तरीके से सामने लाते हुए
सही काम करना जरूरी नहीं है, सही तरीके से सही काम को करना भी आवश्यक था। जब हमने कोर्ट के माध्यम से लोगों को रिलीफ दिलाने की बात की, आवाज़ उठानी शुरू की, तो फिर लोगों को लगा कि शायद पहले वाली बात में दम नहीं था। ये धीरे धीरे है, लेकिन आज भी कोई व्यक्ति हमसे व्यक्तिगत रूप पे या प्रोफेशनली भी पार नहीं पाता है तो मेरी दुखती रग पे उंगली रखने की कोशिश ज़रूर करता है। उसी घटना को याद दिलाता है। उसी घटना कहता है क्रिमिनल आदमी है, इसके क्या लड़ना है, क्या करना है, नहीं करना है। नहीं, हम लोगों ने भी उस समय सुना था इस बारे में। हाँ। मुझे भी, जब मैं आपसे नहीं मिला था उस समय की बात है, जब हम न्यूज़पेपर हुआ करता था हमारा भी, तो हमने सुना था आपके बारे में, तो मैं कभी मिला नहीं था। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई बहुत एक दबंग कोई शख्सियत है, माने ऐसा है वैसा है। लेकिन जब मिला आपसे तो मुझे नहीं लगा कि वो, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। दोनों चीज़ों में सिमिलरिटी नहीं मिली मुझे भी। नहीं, इसका तो कोई उपाय नहीं है। देखिए, आरोप भी इतना कठिन था, इतना भयंकर आरोप था कि सामने वाला भी नहीं डरे तो करे क्या। चलिए, कोई बात नहीं। इस पेशेवर दुनिया से अब निकलते हैं और अब चलते हैं आपकी पॉलिटिक्स वाली दुनिया में। हाँ। जहां आपने राजनीति शुरुआत की, तो राजनीति में प्रवेश करने का उद्देश्य क्या था? देखिए, और कानून और राजनीति में कौन सा ज़्यादा सहज लगता है अब आपको? ऐसा है, दोनों अलग अलग सवाल है। एक तो राजनीति में प्रवेश का एकमात्र उद्देश्य था कि वामपंथी राजनीति से त्रस्त था मैं। मेरे साथ जो घटना घटी थी, एक आदमी की हत्या कर देने जैसी घटना मेरे साथ घटी थी। तो फिजिकली मुझे नहीं मारा गया, लेकिन चारित्रिक रूप से मेरी हत्या उस समय हो गई थी। हमारे पिताजी कॉलेज में पढ़ाया करते थे, शिक्षक बैकग्राउंड था और परिवार में कोई ज़्यादा लोग थे नहीं और स्ट्रगल करता हुआ ही जीवन था। और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी घटना घटानी पड़ गई लोगों को। तो सीपीएम से त्रस्त था। सीपीएम एग्जैक्टली मत कहिए, पूरे लेफ्ट फ्रंट का ही राज था उस समय, तो उनसे परेशान था। और उस समय हमारी जो आज की नेत्री हैं ममता बनर्जी, एकमात्र वही दिखी जो सीपीएम का विरोध करती नजर आई। बाकी कोई सक्षम भी नहीं था। तो जो विरोध करता नजर आया, हम उनके साथ हो लिए। इसमें कोई और लॉजिक ही नहीं था कि इन दानों, आपको विरोधी के साथ जाना था, बस इनका विरोध करना ही था। अकेले आप सिस्टम से लड़ नहीं सकते थे। और मुझे लगा कि कोई व्यक्ति इन दानवों का अंत कर सकता है। महिषासुर का वध करने जैसी स्थिति में एकमात्र हमारी ममता दीदी दिखी दुर्गा के रूप में, और हम उनके पीछे पे बोले। कोई लॉजिक नहीं था, कोई नीति नहीं थी। हमको लगा कि यही चंडी रूप से इनका वध करेंगी, हम उनके साथ हो लिए। हमने अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखा। बस यही लॉजिक। राजनीति में प्रवेश का एकमात्र उद्देश्य यही रहा। सहज कौन सा लगता है आपका, वकालत या? नहीं, इसमें तो जाहिर है। देखिए, राजनीति जो है, ये भले ही आप संविधान करते रहिए, एक छलावा है ये। तो वहाँ कोई भी लाग लपेट है नहीं। कानून तो फिर भी जो कानून के रूप में छप गया, अदालत है, उसके वो एक लिमिटेशन तैयार हो गई है कि इस कानून के तहत ऐसा होगा। तो भले ही सही गलत हो, आप उसमें बंधे हुए हैं। राजनीति में जो दिखता है वो संविधान के तहत है, और ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और बाकी जो नहीं दिखने वाली चीज़ें हैं वो किसी को नहीं पता चलता। तो राजनीति जाहिर है कि उसमें एक इन्फिनिटी तक एक्सपेंड होने की गुंजाइश है, अच्छे बुरे दोनों तरफ। पढ़ाई की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं, पढ़ना तो ज़रूरी है ही नहीं। देखिए, इनको पता था कि हम पढ़ाई अगर मैंडेटरी कर दी, यूपीएससी के लिए जान देनी पड़ जाएगी आपको, और पूरा सिस्टम ये आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर चलाते हैं। लेकिन इनको कंट्रोल करने वाला आदमी जो 8वीं भी पास नहीं होगा, वो चुन के आ जाएगा, और हम कम्युनिटी के आधार पे, जात के आधार पे, रिलीजन के आधार पे इनको चुन देंगे। और कितनी बदहाल स्थिति रही होगी कि आप जिस 15-20 लाख लोग देते हैं, कुछ 1,000 चुन के जाते हैं जो क्रीमी लेयर है, जो इतने पंडित लोग हैं, इतने पढ़े लिखे समृद्ध लोग हैं, और इन अनपढ़ गंवार लोगों के आदेश का पालन करना पड़ता है। कितनी दयनीय स्थिति होती होगी इन ऑफिसर्स की, आप कल्पना करिए। लेकिन हमारे सिस्टम में इन्होंने कर दिया। आज बता देते कि नहीं, इसमें डॉक्टरेट करना पड़ेगा, एग्ज़ाम दे के ही आप एमएलए खड़ा हो सकते हैं, तो फिर संविधान का हनन हो जाएगा। आप पढ़े लिखे लोगों को ही मैंडेटरी कर सकते हैं। आप चपरासी की नौकरी के लिए पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आपको यहाँ मंत्री बनने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पढ़ना एकदम ज़रूरी नहीं है। इन्होंने अपने लिए सारे दरवाजे खोल रखे। आप आज अरेस्ट हो जाइए तो आप वोट नहीं दे पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, 50 तरह के रिस्ट्रिक्शंस आप पर हैं।
लेकिन वहाँ से आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, आप संसद में जा सकते हैं, गवर्नमेंट गिरनी हो तो आपको दामाद बना के ले जाएंगे और आपको सीधा जेल से आप संसद जा सकते हैं। हाँ, सब कुछ कर सकते हैं आप। लेकिन आम आदमी जेल चला जाएगा तो वोट नहीं देने देंगे उसको। तो सब कुछ है एक तरफा, अलग अलग नज़रिए से देखने की बात है। विपक्ष की राजनीति करते वक्त आप जिस तेज में आप रहते हैं, रूलिंग होने के बाद लगता है कि यार वही तो मज़ा है। तो फिर वो बदलाव हर व्यक्ति शासक बनने के बाद वो नहीं ला पाता, जो विपक्षी दल का नेता रहते वक्त वो कर पाता है। आपके लिए राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और आप उससे कैसे निपटे? नहीं, मैं निपट ही नहीं पाया। मैं अपने आप को नहीं, बात निपटाने की नहीं है, बात है कि परोसा गया है आपके सामने, खाना तो आपके हाथ में, आप खा के तो खाने को खराब नहीं बोल सकते। आप तो सक्रिय हैं अभी भी। नहीं, मैं सक्रिय हूँ। समस्या ये है कि आप जिस नज़रिए से देखिए, मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ सारी पार्टियों से, ठीक है। ये बाहर से जो दरवाजे अलग अलग रंग के दिखते हैं ना, ये अलग अलग बाहर से ही दिखते हैं। आप देखिएगा ना, कोई एक पार्टी का नेता जब छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में आ जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, इस तरह की बात, वर्दी चेंज हो गई। तो सिस्टम में अगर कुछ होता, कोई नीति की बात होती, तो कैसे एक लेफ्ट का आदमी बीजेपी में आके अपने आप को तुरंत अगले दिन बदल के जय श्री राम करना शुरू कर देता है और फिर मोदी जी से प्रभावित हो जाता है। फिर उनका कोई आदमी छोड़ के आके किसी और नेता या नेत्री से संबंधित अपने आप को जोड़ के कहता है कि नहीं, मैं इनसे प्रभावित हूँ, और फिर 15 दिन के बाद ही छोड़ के फिर कहीं और प्रभावित हो जाता है। तो इससे तो आम आदमी को लगता ही है कि इसमें प्रभाव वाली कोई बात नहीं है। लोग अपनी सुविधा के लिए, उनकी जो इच्छाएँ हैं वो जहाँ पूरी होती दिखती हैं, लोग वहाँ जाते हैं और ये आम आदमी को ठगने के लिए झूठ बोलते हैं कि हम इनसे हैं, उनसे हैं। किसी को किसी की सेवा नहीं करनी है, हमको सेवा करने के लिए यहाँ आना पड़ गया। अरे तुमको किसने एग्रीमेंट करा रखा है कि तुमको सेवा करनी है? यार तुम अपने परिवार का देखो। हम आम आदमी की सेवा करने के लिए यहाँ से इनकी शरण में आ गए। तुमको किसने ठेका दे रखा है? यहाँ डीएम है, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, प्रशासनिक लोग हैं, आम आदमी है। तुमको किसने चिट्ठी लिख के दी है कि आप ही का सेवा करना जरूरी है, आपके बिना हम मर जाएंगे? ये लैला मजनू वाली बात थोड़ी है। लेकिन हम आम आदमी की सेवा वहाँ नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हम यहाँ आ गए। और आप हर तीसरे दिन नई नई पार्टियों में घूमते रहते हैं। तो झूठ बोलने की लिमिट है। समस्या हम आम आदमियों में है कि हम भूल जाते हैं, हम याद नहीं रखते। आप किसी भी नेता का ब्लाइंडली पिछले 2-3 साल का वीडियो निकाल के यूट्यूब से देख लीजिए, अपने विरोधाभास बातें करता हुआ नजर आएगा। उनको पता है कि आदमी भूल जाने वाला है और हर समय ये करंट चलता रहेगा। तो नए नए लॉलीपॉप खिलाते रहते हैं और इसमें सब खुश हैं, किसी को दिक्कत तो है नहीं। बोलने वाला आदमी फिर उसके लिए फिर पुलिस है, उसके बाद आप कानून के तहत उलझाए जाएंगे, फिर लड़ते रहिए जब तक आप भाग नहीं जाते। ऐसे थोड़ी कोई माओवादी बनता है। कितनी पीड़ा रही होगी इसके पीछे कि लोग प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर आदमी को अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने लिए कमाना, हर आदमी अंबानी बनना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि लाखों करोड़ की डील हमारी हो। लेकिन कोई क्यों बंदूक लेके जंगल में भागता है? उनकी प्रताड़ना का भी मौका मिले तो आप तो पत्रकार हैं, जाके सुनने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जाना पड़े, छत्तीसगढ़। आप यहाँ भी देखिए, प्रताड़ना के शिकार लोग ही अंत में हथियार उठाते हैं, लेकिन उनकी बातें कही और लिखी नहीं जाती। एक राजनेता के रूप में आप समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए क्या बदलाव लाना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आपने अभी कहा प्रताड़ना की बात, तो क्या बदलाव लाना चाहेंगे? ये राजनेता थोड़ा मेरे लिए बड़ा वर्ड हो गया, ये आपने कह दिया, क्योंकि मैं एक पार्टी को बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को अनफिट पाता हूँ इस शब्द में, मेरे लिए पूरक शब्द नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैंने आपने आम जनता के लिए क्या बदलाव लाना चाहूँगा कह रहे हैं। मेरा तो आग्रह रहेगा कि देखिए, सबको छोड़ के शिक्षित होइए, पढ़िए, और ये जो मुफ्त की चीज़ें जो रेवड़ी बांटी जा रही है, इनको लेने से अस्वीकार करिए। ये आपको अपाहिज बना के रख देने का जुगाड़ है। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछता व्यक्ति कोई पसंद नहीं करेगा। जो भी आदमी सत्ता में है, जो भी आदमी सक्षम है, वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई उससे कोई सवाल पूछे। इससे बड़ा अपराध आपके लिए कोई नहीं है कि अगर आप पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो आप ये जो रेवड़ी बांटी जा रही है, ताकि आपका ध्यान बटा रहे, आप इन रेवड़ियों को त्याग दीजिए और अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करें, सक्षम बने, ताकि आपको किसी पर भी निर्भर नहीं होना पड़े। और तब जाके आप सही मायने में सही निर्णय ले पाएंगे। वरना जहाँ से रेवड़ियाँ बट रही हैं
उनको अच्छा कह के उनको लाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। आदत मत डालिए, शिक्षित होइए और अपने विवेक के आधार पर निर्णय लीजिए। हो सकता है आने वाला समय आपके लिए अच्छा बदलाव लेके आएगा। कोई विशेष नीति या कानून है जिसे आप लागू करवाना चाहें? नहीं, देखिए हमारे यहाँ देश में जो भी लोग टैक्स देते हैं, हालांकि बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन सरकार के पास जो रेवेन्यू जाता है उसका उपयोग तो हमारे यहाँ आम जनता के लिए होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, सरकार की तरफ से शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का ये स्तर हो गया है कि आप जितने आदमी हैं, चाहे सक्षम हो चाहे नहीं हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर है अपने बच्चों को। आज चिकित्सा की बात कर लीजिए, जो चिकित्सा सरकार या सरकारी तंत्र के द्वारा आपका होना चाहिए, उसका स्तर इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन इस स्तर का है कि आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वही वहाँ जाते हैं, वरना अगर आप सक्षम हैं तो आप चाहेंगे कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी चिकित्सा कराऊं। सड़कों पर चलते हैं, हमारे पैसे से बना हुआ सड़क है, लेकिन उसमें आपको पैसे दे के गाड़ियाँ आपकी पार करनी पड़ रही हैं, टोल आपको देना पड़ रहा है। तो हर चीज़ के तो अब हम पेमेंट जैसे होटल में रह रहे हो वैसी स्थिति आ गई है। तो सरकार की जो आम जनता के लिए जो नीतियाँ हैं उसको उनके लिए होना चाहिए, उनका हो के काम करना चाहिए। हम एयरपोर्ट बना देंगे सरकार के पैसे से, वो किसी व्यक्ति को दे देंगे, वो चलाएगा। मैंने हर चीज़ बनेगा और यहाँ के जो सक्षम और समृद्ध लोग हैं उनको आप दे देंगे और आम आदमी को दिखाएंगे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट पता नहीं आप किसका कर रहे हैं। तो हमारी सड़क, हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारी जो बाकी सुविधाएं हैं वो निःशुल्क होनी चाहिए। इस तरह की नीति गांधी जी ने सपना कभी देखा था। अब पता नहीं अगर ऊपर कोई जगह है वहाँ से देख रहे होंगे तो कितनी हताशा में होंगे। लेकिन आने वाला समय अगर मुझे ये मौका देता है तो मैं आम आदमी के लिए ऐसे तंत्र की व्यवस्था करना चाहूँगा जहाँ जो काम सरकार का है वो एकदम उचित तरीके से हो, और ये जो व्यक्तिगत प्राइवेट तौर पे जो संस्थाएं चल रही हैं, जो कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय के रूप में लोग कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल हो, वो मनमाना नहीं कर पाएँ। चाहे वो प्राइवेट नर्सिंग होम हो, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे जो भी हो, उन पर वो नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अब हम समाज सेवा की तरफ चलते हैं। जी, समाज सेवा आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण आपकी ज़िंदगी में, और आपका समाज के प्रति क्या योगदान है? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी पेड़ जहाँ लगता है उसका फल भी वहीं गिरना चाहिए। आप कोई एक फल यहाँ लगाएं इलाहाबाद से अमरूद ले आके, और अमरूद का फल अगर इलाहाबाद में गिरे तो यहाँ पानी भी नहीं देगा कोई। तो हम लोग जहाँ पले बड़े हैं, चाहे जहाँ के भी हों, जन्म हमारा हुआ है, यहाँ के शिक्षा दीक्षा, तो यहाँ की ज़मीन के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि हम यहाँ के लोगों को वो वापस दें। तो हम उस हिसाब से करें। यहाँ आज के दिन में एक जो दिखावा, आज ये फेसबुक और नहीं होता तो समाज सेवा तो 10% भी नहीं रह जाएगी, लोग नहीं करेंगे। हालांकि जो काम होता है उससे मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप किसी के व्यक्ति के आत्मसम्मान को चौराहे पे ला के किसी की सेवा करते हैं तो ये भी काम में नहीं है। मैं अगर सक्षम हूँ और मेरे से जितना हो पाता है तो बिना उसकी जानकारी किसी को दिए मैं करने में विश्वास रखता हूँ। हालांकि जो संस्थाएं हैं कर रही हैं, अच्छा ही कर रही होंगी, लेकिन देखिएगा ऐसे समाज विरोधी हैं जो स्मगलिंग करते हैं, जो गुंडे हैं, जो तरह तरह का अपराध में लिप्त हैं, संगठित अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को भी सिर्फ किसी फंक्शन में बुलावा इसलिए दिया जाता है कि उसको स्पॉन्सर करते हैं, और इतने पैसे कमा लेने के बाद इन व्यक्तियों को लगता है कि इनकी भी समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और फिर ये समाज सेवा का जो मुखौटा है उसमें देखिएगा कार्ड में उनका नाम समाज सेवी के रूप में प्रिंट रहता है। जिनको आप आम तौर पर अपने घर में बुलाना नहीं चाहेंगे, वो व्यक्ति समाज सेवी के रूप में आता है, और सिर्फ इसलिए आता है कि उस फंक्शन में जो आप काम करवा रहे हैं उसके पैसे वो दे देता है, और बगले में हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए वो अपनी इज्जत कमाने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति आपका खून चूस के आज इस जगह पे पहुंचा है, जो हर जगह आपको प्रताड़ित करता हुआ नजर आता है, उसको आप चंद पैसे के लालच में अपने मत बुलाइए। ऐसी समाज सेवा की कोई आवश्यकता हमारे समाज में आम आदमी की नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इतने बुरी हालत में हमारे लोग माली हालत में हैं कि आप सड़ी हुई मूली, सड़ा हुआ गोभी भी बांटने के लिए तैयार हो तो 1000-2000 आदमी इकट्ठे करने में आधे घंटे नहीं लगेंगे आपको। तो ये जो ट्रेंड है समाज सेवा का नहीं है। समाज सेवा करना हो तो आप शिक्षा और चिकित्सा इन सब में सही मायने में ऐसा कुछ करें जिससे सही मायने में लोग लाभान्वित हो सकें। आजकल देखिएगा एक ट्रेंड दिखा है, गरीब बच्चों को ले आके एक दिन के लिए फ़्लाइट में बिठा देना। अब इनको फ्लाइट में बिठा के कलकत्ता ले गए, 1 घंटा घुमाया और फिर शाम की फ़्लाइट से वापस ले आए। आपने पता नहीं उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव कर दिया। बदले में आपकी 1000-2000 फ़ोटो हो गई, पब्लिसिटी हो गई, और आप अपना कर रहे हैं। वो तो बच्चे ठंड में बैठे, उनके कपड़े भी ठीक नहीं थे,
हवाई जहाज़ में ठंड लगी और उनको समझ में आने से पहले उतार दिया अपने नीचे और अपने साथ ज़बरदस्ती टान टून के फ़ोटो खिंचवाया है और फिर आप वापस लेके आ गए। इस तरह की समाज सेवा से समाज का भला नहीं होना है। समाज का भला तब होगा कुछ स्थायी रूप से होना चाहिए, जो उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाए। आप कहीं भी जाके एक सेव और एक मूंगफली और एक बादाम और एक लड्डू बांट के आएंगे, इससे आप अपने आप को चमका रहे हैं, आप उनका कोई भला नहीं कर रहे हैं। उसको तो चलिए कोई मिल गया कोई चीज़, देखिएगा शायद ट्रैफिक पर भी लोग मांगने के लिए हाथ बिठाए खड़े हैं, संगठित तौर पे ये भीख मांगा जा रहा है। लोगों को भिखमंगा मत बनाइए, उनके आत्मसम्मान से मत खेलिए। अगर उनके लिए सच में कुछ करना है तो कुछ ऐसा करिए जिसमें लॉन्ग टर्म उनको कोई फ़ायदा हो, और उनको पढ़ाइए, शिक्षित करिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश, उसमें सहयोग करिए। आप ऐसे आके दिखा के और सफ़ेद कुर्ता पैजामा और जूता पहनने से आदमी शरीफ नहीं हो जाता। ऐसे लोगों को दूर करिए। समाज विरोधी पहले भी हुआ करते थे, उनको समाज की मूल धारा में शामिल नहीं किया जाता। आज ये भेदभाव मतलब कहना तो मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन आज ये पर्दा उठ चुका है। आज आदमी की हैसियत उसके पैसे से देखी जा रही है। पैसा आपके पास है तो किसी कुकर्म से पैसा आपके पास आया है कि आप सत्कर्म से पैसा ले जाते हैं, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। धन्यवाद, आप बहुत ज़्यादा सच बोल रहे हैं आज। पता नहीं मक्खी निकल लिया था आते वक्त। लोगों को हजम हो पाएगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ नहीं, हमारे भी देखिए जो बात मन में गुबार था, मैं भी कहाँ, आपने पूछा हमने बता दिया। अब ये चैप्टर यहीं ख़त्म। आपने किन सामाजिक मुद्दों पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया है और क्यों? देखिए इस पर भी मेरे प्रैक्टिस के शुरुआती दौर में जो मैट्रिमोनियल इश्यूज आते थे, मैं ये नहीं कहता रिलेटेड या हिंसा, हाँ, घरेलू हिंसा, गृहस्थ जीवन में हिंसा और उससे प्रताड़ना और जो भी विवाह विच्छेद, इस तरह की बातें आती थी। तो उस समय जो बच्चियाँ हमारे पास आती थी और उनकी परिस्थिति को देखते हुए शुरू में पैसे भी लिया करता था आम क्लाइंट के जैसे। फिर धीरे धीरे बात समझ में आई कि ऐसी बच्चियाँ आती हैं ना तो उनके साथ कुछ शुभचिंतक आते हैं, और ये गिद्ध रूपी शुभचिंतक जो अभी तक उसके साथ नहीं हुआ है वो सर्वनाश करने के लिए रहते हैं साथ में। और ऐसा आचरण उनका होता है कि बच्ची भी सोचती है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम हमको पहले क्यों नहीं मिले, इतना बढ़िया व्यक्ति है और हम कहाँ जंगल में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में जो थोड़ी बहुत मेल मिलाप की संभावना होती है इन जैसे लोगों के कारण पूरी हो जाती है और उसका दोबारा शोषण होता है। तो इसीलिए फिर हमें लगा कि नहीं, इसमें कुछ सक्षम बच्चियाँ आती ज़रूर हैं, लेकिन एवरेज की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और घर से भेज ही दिया जाता है कि डोली में जाइए और अर्थी में ही वापस आना, तो अपने घर में वापसी की स्थिति भी नहीं रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में एक निर्णय मैंने लिया और फिर मैंने कहा कि नहीं, अब इस तरह के किसी भी मुकदमे में कोई भी पैसा बच्चियों से नहीं लिया जाएगा। तो मैं आम तौर पर कोशिश ये करता हूँ कि मैं किसी भी, हालांकि कोई विरोध मेरा इन लड़कों से नहीं है, हो सकता है कि किसी मुकदमे में किसी लड़की की भी गलती रही हो, लेकिन मैं आपको एक एवरेज बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन हर चीज़ में है, लेकिन आज भी एवरेज जो स्थिति है वो उतनी ही दयनीय है जितना मैं बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ कोई भी पीड़िता आती है तो चाहे वो पैसे में सक्षम हो या नहीं हो, हमारे यहाँ कोई भी फ़ी उनसे नहीं लिया जाता है, न ही कोर्ट से संबंधित कोई हम नहीं लेते हैं। ये समाज सेवा और कानूनी पेशा, आपका जो पेशा है, इसको दोनों को आप जब एक साथ जोड़ते हैं तो ये तो चुनौतीपूर्ण रहता है आपके लिए। तो आप इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बैठाते हैं? जैसे आपने कहा कि आप पैसे नहीं ले रहे हैं आपको, लेकिन काम तो उतना ही करना पड़ता है। नहीं, मेरे लिए देखिए, सिर्फ अगर कमाना ही उद्देश्य था तो मेरा वकील बनना जरूरी नहीं था। नहीं, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चुनौती की। इसमें कई चुनौती आएगी, जैसे एक तो आप पैसे नहीं ले रहे, दूसरा आप ये मामले जो है ये सामाजिक स्तर के मामले हैं, तो इसमें कई प्रेशर भी आपके ऊपर आते होंगे, तरह तरह के माने। नहीं, आते हैं तो आते हैं। जब भी कोई बातचीत की बात आती है तो बात करने में तो हर्जा नहीं है, चाहे आप जितना भी लड़ लीजिए। अंत में समस्या का समाधान अगर बातचीत से होता है तो सबके लिए कोई भी मेडिएशन जो है वो सबसे सस्ता वकील है। अगर आप लोग आपस में बातचीत करके किसी समस्या को निपटा लेते हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन बात है कि रीजनेबली बात करने वाला आदमी चाहिए। किसी बातों में हम समस्या का हिस्सा बन जाते हैं और कहीं कहीं हम सिर्फ पीड़ित होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम खुद समस्या हैं। तो एक आदमी जो निरपेक्ष रूप से दोनों पक्ष की बात सुने और जिसकी जो गलती है वहाँ अगर आप तय कर लेते हैं तो उसके बाद समझ बूझ के अगर अपने में सुधार लाके कोई चाहे कि हम लोग एक साथ रहेंगे तो रह लेगा, और लगता है कि ये संभव नहीं है
तो अलग हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है, चाहे इसके लिए 10 साल मुकदमा लड़ लीजिए, लड़ झगड़ के अंत में तो आपको या तो अलग होना है या एक साथ रहना है। तो अलग एक साथ रहना ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आप में फिर अपने बदलाव लाने पड़ेंगे आपस में, और नहीं है तो अलग हो जाइए। तो बातचीत करके ही निपटा देने की कोशिश की जाती है। आप कोशिश यही करते हैं पहले कि आप सामाजिक स्तर पर उसको पहले हम सुलझाने समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि नहीं यहाँ अब एक साथ रहना संभव नहीं है, तो हम अपनी तरह से सलाह देते हैं कि फिर आप अपने जीवन में आप इस तरह से करिए, खुद सक्षम बन के अपना जीवन यापन करने की कोशिश करिए, और फिर अलग होने की बात करेंगे। सामने वाला समझ गया तो बढ़िया है, नहीं तो अदालत में हम अलग होने की बात करते हैं। कौन सी ऐसी सामाजिक पहल है या कौन सी ऐसी सामाजिक जो जागरूकता है, या मान लीजिए कि आपकी तरफ से समाज सेवा है जिस पर आपको दिल से गर्व है, फक्र है कि आप कर रहे हैं वो लगातार? नहीं, मैं जो ये आपको बता रहा हूँ, ये इसमें अगर एक बात छूट गया, मैं चाहता हूँ कि जो भी माने बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा किए बिना, खड़ा करने का मतलब ये नहीं है कि परिवार से पैसा लेके आप उसको सक्षम बना दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा किए बिना विवाह नहीं हो, यही मैं चाहता हूँ। इनको विवाह के बंधन में बांध देंगे, पूरी तरह से शिक्षित तो करे, शिक्षा नहीं है। मैंने एक से एक शिक्षित व्यक्तियों को देखा है जो हाउस वाइफ बने हुए हैं। डिपेंडेंट कर मैं नहीं करता कोई हाउस वाइफ नहीं बने, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ, अब बनिए जिनको बनना है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कोई भी मर्द अगर किसी भी स्त्री को पैसा देगा, चाहे भाई के रूप में दे या पिता के रूप में दे या पति के रूप में दे या दोस्त के रूप में दे, उसकी एक अपेक्षा मन में ज़रूर रहेगी कि ये स्त्री हमारे मन का कहे, हमारे मन का काम करे, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे करे। तो कुछ तो कह देंगे, कहेंगे कि करो, और कुछ नहीं भी कहेंगे तो मन में यही रहेगी धारणा कि हमारे जैसा करे। तो ये एक अजीब सी विडंबना है। अगर अपने पैरों पे खड़ी रहेगी बच्ची, तो सही मायने में जिस स्वतंत्रता की बात हम बच्चियों के लिए करते हैं वो प्राप्त तो कर पाएंगी। दूसरे के दिमाग से टांग तुड़वाने से बढ़िया है कि खुद के दिमाग से टूटे, तो अगली बार ध्यान रहेगा। आप चाहते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, सक्षम हो अपने, फिर उसके बाद अपनी इच्छा से वो जो करें उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हमारे यहाँ देखिएगा ना, आप IAS ऑफिसर भी बन जाइए, आप घर में आते हैं तो चाय आप बनाएंगी, वो राजकुमार साहब कुछ नहीं करते हैं तो उनको आप पानी देने के लिए आप नहीं बोल सकते। ये मानसिकता हम सब में है, ऐसा नहीं कि मैं भी उससे अछूता हूँ। तो ये एक धारणा बनी हुई है, बचपन से बना ही दिया जाता है कि आप कुछ नहीं करेंगे और यही करेंगे। तो इसीलिए छोटे बच्चों में जो लड़के हैं, खाना उनको भी बनाना सीखना चाहिए। खाली लड़कियां क्यों सीखेंगी, सब काम सबको सीखना चाहिए। लड़कियां गाड़ी चला रही हैं, लड़कियां दुकान संभाल रही हैं, तो लड़के खाना क्यों नहीं बनाएंगे। एक बराबरी की बात जब आप करते हैं तो सही मायने में बराबरी होना चाहिए। फिर देखते हैं, हमने तो लड़कियों को उनके शरीर ढकने और उनको थोपने और इसी में उलझा के रखा हुआ है ताकि ज़िंदगी में कहीं वो बाहर नहीं निकल पाए। देर रात से लड़की आती है तो चरित्रहीन है, लड़का चाहे 3 बजे आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की ढकोसले हमने तैयार कर रखे हैं समाज में, और जिसका निवारण 2-4, 10-20 साल में होने वाला है नहीं। समय के साथ हो सकता है कि हम अपने जीते जी कुछ अच्छा देख के जाएं, वरना समय लगेगा इसमें। धन्यवाद। चलिए अब आपके पारिवारिक और व्यक्तिगत पर आते हैं हम। चलिए, क्योंकि पैसा हो गया, समाज हो गया और राजनीति हो गया, लेकिन उसके बावजूद आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका परिवार भी है। तो एक व्यस्त पेशेवर और सामाजिक जीवन के बीच आप अपने परिवार के लिए समय कैसे निकालते हैं? देखिए, जो मेरी ये सामाजिक उद्दंडता है, इससे अगर कोई पीड़ित है तो हमारा परिवार ही है। मैं तरह तरह के बहाने बना लेता हूँ, और हमारे वैवाहिक जीवन के करीब 30 साल हो गए, और इससे पहले हमारी 2 बहनें हैं, यहीं रहती हैं, मेरी वाइफ हैं। माताजी का देहांत हो चुका है, पिताजी काफ़ी पहले चले गए। तो एक छोटा सा परिवार है हमारा। तो इतने दिन में वो भी मुझे पहचानते हैं। एक सही मायने में हमारे लिए ब्रेक का काम तो यही लोग करते हैं। एक समय के बाद हो सकता है कि कहीं मैं चुप हो जाता हूँ, वरना मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस है कि नेट प्रैक्टिस घर में ही करनी है। घर के लोगों को ही नहीं समझा पाऊंगा तो बाहर के लोग हमारी बात क्या समझेंगे। तो एक लिबर्टी वो देते ज़रूर हैं, लेकिन हम अगर सही मायने में कहें तो मेरे द्वारा पीड़ित ये लोग हैं, और इन्होंने अब छोड़ दिया है कि चलो इस आदमी से कुछ उम्मीद ही मत रखो, समय की तो और भी मत रखो। कोशिश करता हूँ कि मैं अब समय दे पाऊँ, लेकिन काफ़ी अत्याचार किया है मैंने अपने परिवार पे।
मुझे नहीं लगता कि आपने परिवार पर अत्याचार किया, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है आपने बेटी को पढ़ा लिखा कर अभी जहाँ पर वो उसको पहुँचा दिया है, मुझे लगता है कि एक पिता का कर्तव्य तो आपने पूरी तरह पूरा किया है। पिता का कर्तव्य इस तरह से निर्धारण नहीं होगा। बेटी जो पढ़ना चाह रही थी, हमने उस पर कोई थोपा नहीं। हमने नहीं कहा कि तुम 99% ले आओ, हमने नहीं कहा कि यूपीएससी करो, हमने नहीं कहा इंजीनियरिंग करो, बीबीए करो, एमबीए करो। उसकी जो इच्छा थी वो पढ़ रही है। और किसी भी बच्चे में अगर उसकी हॉबी से उसका अध्यवसाय जुड़ जाए तो इससे बढ़िया उसके लिए कुछ नहीं है। तो मैंने उसको उसके लिहाज से छोड़ दिया है। और ये जो मेरे पैसे में एक बड़ा बदलाव लाने में मेरी बेटी का एक रोल रहा है। बेटी, मैंने एक छोटी सी बात है बता दूं, आपने जब कही दिया परिवार की बात, तो एक बार हमारे एक मित्र थे और उनके बेटे पर किसी बच्ची के पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा और लेके, चूँकि परिचित थे तो घर आ गए। और मुझे नहीं पता था कि बगल वाले कमरे में मेरी बेटी बैठी हुई है। तो बातचीत हुई और उसने कुछ सुना होगा, वो चले गए। तो मैंने तरह तरह के सवाल जो वकीलों वाले थे, मैंने उनको समझाया कि ऐसे करिए वैसे करिए। तो थोड़ी देर बाद ये बाहर आई, उसने पूछा कि पापा कौन लोग आए थे? हमने कहा ऐसे ऐसे है। क्या था? अब जाके मैं सोचा कि नहीं, लग रहा है कुछ सुन रखी है। तो मैं अभी शुरू से ही कहानियाँ सुनाने में लग गया कि बेटा ऐसे है वैसे है। तो उसने कहा कि उन्होंने कह दिया कि ऐसा है, फिर भी आप उनको बचने का रास्ता बता रहे थे। फिर हमने कहा कि अब तो और फंसे। फिर मैंने कहा कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं कर सकते, एडवोकेट एक्ट में ऐसा लिखा है, हम ऐसे नहीं डिफेंड कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। कहानियाँ सुना रही थी। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है पापा, इसका मतलब ये है कि भगवान न करे कल को मेरे साथ कहीं कुछ हो गया तो आप तो फिर इसी लॉजिक को मान के चलेंगे ना कि जो करना अदालत हो करेगा। फिर आप, अब ये बात सुन के थोड़ी देर के लिए लगा कि ये धरती फट जाती और मैं नीचे समा जाता। थोड़ी देर एक साइलेंस था, लेकिन इस बेटी की इस बात ने एक ऐसी शिक्षा मुझे दी कि उसके बाद अपने पैसे में मैं थोड़ा सिलेक्टिव हो गया। इस तरह के मामलों से आप दूर हो? फिर कई तरह के मामलों से मैं दूर हुआ। और जो जहाँ मन जिन बातों की गवाही नहीं देता है, हम वो मुकदमे नहीं करते। आप सेलेक्ट करके करते हैं मुकदमे? अपने बच्चों को मुंह तो दिखाना है, कोशिश करते हैं कि नहीं करें? कोशिश तो जरूर रहती है। कभी कभी हो सकता है गाये बेगाहे गलती हो जाए, मैं भी आदमी हूँ, लेकिन एक प्रयास रहता है कि हम कुछ चीज़ों को अवॉइड करें। जानबूझ के नहीं पढ़ना आप? नहीं, आता है फिर हम अवॉइड करते हैं, हम बातचीत करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सबको डिफेंड ही करें। आपके परिवार ने आपके कैरियर और सामाजिक कार्य में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरी वाइफ हैं, वो शिक्षिका हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। मेरी 2 बहनें हैं, दोनों हाउसवाइफ हैं। और एक निरंतर इनका प्रयास रहा है। मैं पिताजी के जल्दी चले जाने के बाद एक गार्जियनशिप की कमी रही मेरे ऊपर, हर समय कोई टोकने वाला नहीं रहा। तो चाहे मैंने लॉ की पढ़ाई की या फिर इतने ख़राब समय से जब गुजरा, तो मेरी वाइफ और इन लोगों ने जिस तरह से मुझे समझा और मेरा साथ दिया, ये मेरे लिए ज़िंदगी में भूलने वाली बात है नहीं। इनके बिना शायद मैं फिर कुछ नहीं होता उसके बाद। संभव नहीं होता? नहीं, कुछ भी संभव नहीं था। उन जिस दृढ़ता के साथ उस समय समाज के लोगों को, प्रशासनिक लोगों को, और वो जो प्रताड़ना थी हमारी वाइफ ने झेला है, वो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आपके परिवार के मूल्य और परवरिश ने आपके व्यक्तित्व और निर्णयों को कैसे आकार दिया? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी शिक्षक थे। नहीं, ऐसा है कि हमारी परवरिश हुई, पिताजी शिक्षक थे और पिताजी सिलीगुड़ी जो डे और नाइट कॉलेज है उसमें हिंदी के फाउंडर लेक्चरर रहे हैं। उसके बाद कई तरह के हिंदी स्कूलों की स्थापना में उनका योगदान रहा है। और एक शिक्षक परिवार से, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था मैं। और अचानक से वो व्यक्ति पूरे रीजन का इतना बड़ा डॉन हो जाता है जिसके बारे में इतने चर्चे होते हैं, तो कहीं इसमें कोई तारतम्य तो था नहीं। देखिए, ये अचानक से पता नहीं किन जन्मों का गुनाह था उसकी, मैं इस बात पर हर समय करता नहीं हूँ, लेकिन सोचता तो ज़रूर हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि जो लोग हैं शासक, और ये जो उसके जो एजेंसीज़ हैं, ये किस हद तक जा सकते हैं इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो उस परिवार का रहते हुए और फिर इस तरह की बातों से उलझना, तो इसका तो कोई अनुभव किसी को था नहीं। लोगों ने जिस बहादुरी के साथ झेला, शायद मैंने उतना फेस नहीं किया होगा जितना मेरे परिवार के लोगों ने झेला इसको। लेकिन फिर उनकी इस स्थिति ने मुझे ऊर्जा दी और मैं उनके आत्मसम्मान की वापसी के लिए ही मैं उतरा हूँ। मेरा तो जो बंटाधार करना था,
सबने मिल के एक बार के लिए तो कर ही दिया था, लेकिन हमारे परिवार की दयनीय स्थिति ने मुझे चैलेंज किया कि इनके आत्मसम्मान को वापस ले आना चाहिए। तो आपने जो वकालत की उस समय आपके पिताजी थे? नहीं, पिताजी तो 1992 में उनका देहांत हो गया। भी नहीं थे वो? नहीं, उस समय मेरी माताजी थी। अच्छा, तो माताजी ने आपको वकील बनते हुए देखा है? नहीं, माताजी का 2007 में देहांत हो गया था। जब ये घटनाएं घट रही थी तब माताजी जिंदा थी, और इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप उनकी तबीयत खराब हुई और वो नहीं रही। मैं तो 2011 में वकील बना हूँ। माने उनके सामने आपने ये कोट नहीं पहना? नहीं, मैं पढ़ने की शुरुआत हमारी हो गई थी, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उस समय तक आपका केस ट्रायल हो रहा था? केस तो चल ही रहा था उस समय। बाद में काफ़ी सारे केसेस हाई कोर्ट से खारिज हो गए, लेकिन वही तो कह रहा हूँ कि खारिज करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। मुकदमा थोपने का क्रेडिट कोई और ले लेगा तुरंत। अच्छा वकील मिला था उस समय आपको? बात अच्छे बुरे की नहीं है, ऐसा सिस्टम था कि लोग घबराते थे। आपके लिए केस नहीं लड़ता? हाँ, घबराते थे, लेकिन उस समय कुछ लोग थे जिन्होंने मदद की। आप नाम लेना चाहेंगे उनका? नहीं, किसी को नाम लेके छोटा नहीं करूँगा। जो आदमी मौके पे काम आए उनका एहसान मंद में रहना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों या युवा पीढ़ी को सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या देना चाहेंगे अपने जीवन से? क्योंकि आपका जीवन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा है, बहुत, मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट रहा है आपका लाइफ, जो बीच में जो आपका। इसमें आपने अभी कहा ना कि नाम ले लीजिए, एक नाम नहीं लेने से खुद को छोटा महसूस कर रहा हूँ, तो और नाम नहीं भी लूँ तो एक नाम मैं लेना चाहूँगा। कौन सा? हमारे ही कोर्ट के एडवोकेट हैं अखिल दा। अच्छा। अखिल दा ने एक बड़े भाई के रूप में उस समय हमारी मदद की थी, पूरे परिवार की, और जिस तरीके की मदद की थी बाद में भी मैं उनका ठीक ढंग से शुक्रिया अदा नहीं कर पाया हूँ। लेकिन चाहे आज उतनी बातचीत उनसे हमारी नहीं होती है इस पेशे में आने के बाद, लेकिन मन में उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसमें कोई कमी नहीं रहती। अब आप अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि आप अपने बच्चों या युवा पीढ़ी को कोई महत्वपूर्ण सीख देना चाहेंगे? आपके जीवन से निकली हुई कोई ऐसी सीख जो आपको मैं तो कहूँगा बच्चों, अपने आत्मसम्मान की सोचिए, और आपसे जो कमज़ोर है उसके प्रति संवेदना की भावना रखिए। ये दो चीज़ आप अपने जीवन में करें, उम्मीद है ऊपर वाला सब देगा आपको। क्योंकि जानवर से एक इंसान को आत्मसम्मान का ही भेद है, वरना वो सारे काम जानवर करते हैं जो इंसान करता है, उसमें आत्मसम्मान का बोध नहीं होता। अगर आप सब कुछ कर लेते हैं और आत्मसम्मान नहीं है तो फिर आप इंसान नहीं है, फिर आपने अपने आप को इंसानी वेश में जानवर में कन्वर्ट कर लिया है। तो इंसान बने रहना है तो आप में आत्मसम्मान का बोध होना चाहिए, और जब आप क्षमतावान हो जाएं, आपके पास क्षमता हो, तो आप अपने से नीचे जो लोग हैं उनके प्रति संवेदना की भावना रखिए। आपका पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आपके इस पॉडकास्ट में मुझे लग रहा है कि पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसके अंदर एक व्यक्ति खुद को अपराधी भी, जब उसके ऊपर में आरोप लगे थे, उस बात को भी बयां कर रहा है, और कैसे उन्होंने उस आरोप को खारिज कर पूरी लड़ाई लड़कर एक खुद को एक न्याय के प्रति मतलब एक क्या बोलते हैं कि लॉ की पढ़ाई करके खुद को स्थापित भी किया है। ऐसी एक बड़ी क्या बोलते हैं उसको, गंभीर लड़ाई का विषय भी रहा है इसके अंदर में। नहीं, आप तो, जैसे गाड़ी चला रहे हैं ना, तो आप जो पीछे देखने वाला जो मिरर है, हाँ, उसमें देख के तो ज़िंदगी कट नहीं सकती। आपके चाहे जितना बुरा हुआ हो, जितना भी अच्छा हुआ हो, देखना तो आपको सामने है। नहीं, आपकी बात में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आई कि एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा इंसान को कि मेरे साथ ये हुआ था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हैं जिन्हें हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं यार वो पुरानी बातों को मत उधेड़ो, हम उस बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन आपने उस लड़ाई का जिक्र किया है। नहीं, जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे कि आपसे कोई गलती हुई है, तब तक आप उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं करेंगे, कोई सुधार नहीं होगा। आप जिस दिन ये मान लेंगे कि गलती आप हुई है, समझिए ये सुधार का पहला कदम है। तो इसलिए आपके जीवन में अगर चाहे अनचाहे या जानबूझ के भी कोई बात होती है तो उसको स्वीकार करके अपने आप में सुधार लाना। अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया है तो ये किसी भी स्टेज में अनुचित तो है ही नहीं। आपको स्वीकार करना होगा किसी न किसी कहीं भी। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है तो पहला काम आपको करना है मान लेना, तभी आप उसमें सुधार लाएंगे। अगर आप यही नहीं मानते हैं तो इसके बाद आप चाहे जितना भी अच्छा कर लीजिए, उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। चलिए अब कुछ व्यक्तिगत और प्रेरणादायक बातें करते हैं आपसे। जी, पूछिए। मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि
आप आजकल दर्शन शास्त्र के हिसाब से भी चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप फेसबुक पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। जब पढ़ते हैं उसको, जब हम स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसमें कुछ गंभीरता होती है, वो बातें जीवन के मूल्यों को समझाती है और लोगों को आगाह भी करती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अभी लेटेस्ट भी मैंने 2-3 दिन पहले भी एक पोस्ट देखा था जिसमें आपने वो चींटी और वो एक चॉकलेट का रैपर के साथ, एक चॉकलेट और एक विदाउट रैपर की चॉकलेट थी जिसके ऊपर चींटियाँ लग रही थी। उसमें आपने इंगित किया था कि अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने निजी चीज़ों को रखेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। तो इस तरह की बातें भी आप करते हैं। ऐसा है कि देखिए, हमारे पास तो मुकदमे हैं। आप गए घूमने पूरे परिवार के साथ और आपने वहाँ बीच पर अपनी फोटोग्राफ्स डाल दी और चोर को पता चल गया देख के, फेसबुक फ्रेंड है आपका, कि ये घर में कोई नहीं है और आपके आने से पहले हाथ साफ कर गया। इस तरह की कई बातें हैं। एक सोशल मीडिया तो खुली किताब है सबके लिए तो इसमें आप अपने आप को कितना एक्सपोज करेंगे, ये लिमिट आपको तय करनी है। वो लाइक्स मिलेंगी, लोग व्यूअर बढ़ेंगे, फिर हमारा मोनेटाइजेशन होगा। इस लालच में लोग माने हद पार कर जा रहे हैं। हद आप मतलब, अब हम क्या बताएं, आप खुद फेसबुक पर हैं, आप स्क्रॉल करके देखिए कि किस हद तक आप जिम की एक्सरसाइजेज हैं और ये है। काफ़ी उत्तेजक माहौल फेसबुक पर पैदा होता है जहाँ बच्चे भी हैं और एक निरंकुश सा पोस्ट आप करते हैं, तो जाहिर है कि आप चींटियों को आकर्षित कर रहे हैं कि आए। तो फिर इसका जो हर्जाना भरना पड़ेगा, उसके लिए मानसिक रूप से आप प्रस्तुत रहें, वरना आपकी दुकान है, आप जानिए आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। वरना अच्छी बातें आए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें ब्रेक कौन लगाएगा। आप उनकी निजता का हनन कर रहे हुए वहाँ वो अपनी तस्वीरें दे रहे हैं जो इसमें निजता है ही नहीं, लेकिन उनका हक है, वो अपने तरीके से करें। लड़के हैं, तरह तरह की पोस्ट करते रहते हैं सिर्फ लाइक्स के चक्कर में। ब्रिज पर चढ़ के लाइक दिखाते दिखाते गिर जाते हैं, मर जाते हैं, कई तरह की बात है। तो बेसिक जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो सोशल मीडिया पर होनी चाहिए। वरना ऐसे ही आप जब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपका कुछ भी, जो आपका एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, जो गूगल है, उसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप कहाँ बैठते हैं, क्या बात करते हैं, हर चीज़ जानने में सक्षम है। जब आप एप्लीकेशन लोड करते हैं तो आप देखते नहीं हैं कि इसमें किस चीज़ की इजाज़त दे नहीं दे। आपका ऐप वो हर चीज़ करने के लिए तैयार है। वो फोटोग्राफ ले सकता है, आपकी आवाज़ सुन सकता है। आप कभी देखिए ना, आप कभी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ खरीदने का सर्चिंग करके देखिए आपके पास किस तरह का लगातार आता है। एक बार हेलीकॉप्टर का दाम जानने के लिए मैंने कर दिया था, उसके बाद तो हमारे पास मैसेजेस, मेल आ रही थी, तरह तरह के हेलीकॉप्टर के दाम और कोटेशन आना हो रहा था, सब कुछ आ रहा था। और फिर इससे बचने के लिए फिर हमने चीथड़े का दाम देखा, तो फिर ये इस तरह के पोस्ट आने बंद हो गए। तो बात है कि हर चीज़ सुना जा रहा है, ये बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप मत समझिए कि आपका पासवर्ड आपके पास है तो नहीं जानते, वो खुली किताब है, सब जानते हैं। और इसीलिए जब भी कुछ आप सर्च करते हैं तो उसी तरह के ऐड आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इससे शिक्षा लेनी चाहिए और आप लिमिटेड सामाजिक रूप से कोई पोस्ट करें, अपनी बात की जानकारी दें, वहाँ तक ठीक है। व्यक्तिगत जीवन को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, इसी में सबका भला है। आप अपने दैनिक जीवन में तनाव और दबाव को कैसे निपटते हैं? दबाव से ऐसा है ना कि जब आपको अत्यधिक तनाव की आदत पड़ जाती है तो फिर ये साधारण तनाव मायने नहीं रखते। तो इसलिए आम आदमी के लिए जो तनाव है, उनके तनाव कम करने का ही तो मुझे पैसा मिलता है। एक तनावग्रस्त व्यक्ति हमारे पास आता है और अपने तनाव की बात मुझे करता है, और जो मैं पैसे लेके उसके तनाव को कम करता हूँ। तो मैं अगर तनावग्रस्त होने लगा, डॉक्टर खुद बीमार हो जाए, तो उसका इलाज फिर कौन करे। और फिर जिस दौर से मैं गुजर के आया हूँ वो एक चरम तनाव का माहौल था, और उस तनाव से अगर मैं उभर के आज आपके सामने बैठ के आपके पॉडकास्ट में हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी तनाव मेरे लिए मायने रखते हैं। जब तक आदमी जिंदा है, राम घाट तक पहुँचने से पहले आदमी को तनाव रहेगा और उसको झेलने की आदत डालनी पड़ेगी। स्टेबलाइजर अपना आदमी स्वयं तैयार करे, किस तनाव पर सीरियस होना है, कहीं नहीं होना है। लेकिन मैं तो आदी हूँ अपने पेशे से, सबका तनाव ले रहा हूँ, तो फिर अपने तनाव की तो बात ही छोड़ दी। कभी इतना गुस्सा वस्सा नहीं है कि गाली वाली दे दे, किसी को पीट दिए, ऐसा कुछ? देखिए, गुस्सा मुझे अदरवाइज नहीं आता। मैं नॉर्मली चिढ़ता हूँ, इरिटेट होता हूँ, लेकिन अपनी बातें व्यक्त नहीं कर पाता हूँ कि क्या है, संयमित रहने की कोशिश करता हूँ। मुझे नॉर्मली क्रोधित बहुत कम लोगों ने देखा होगा। मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं इस बात पर गर्व महसूस करता हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आसानी से मुझे छेड़ जाएगा, लेकिन मैं क्रोधित नहीं होता। उल जुलूल बातें करने की आदत नहीं है मुझे।
माने आप सीधा केस कर देंगे, हम गुस्सा केस तो क्या करेंगे, केस तो मुझे पता है कि कैसे किया जाता है। जिस चीज़ का मैं पीड़ित रहा हूँ, जिस तरह से समर्थ लोगों ने मेरे ऊपर कर दिया, आज मेरे में सामर्थ्य है मैं दूसरे पे करूँ, तो फिर उनमें और मेरे में फ़र्क क्या रहा? नहीं, साधारण लोग बोलते नहीं, हैं, नहीं, "अरे, सुनिए। तेरा पड़ोसी वकील है यार, संजय झगड़ा मत भाई, करना, केस आप कर बात देगा।" समझिए, सुअर से कुश्ती लड़िएगा तो कपड़ा आपका गंदा होगा। सुअर तो एंजॉय करेगी, तो मैंने सुअर से कुश्ती लड़नी छोड़ दी है। मैं अवॉइड करता हूँ, वरना सुअर को तो आनंद आएगा, कपड़े मेरे गंदे हो जाएंगे, जो रही सही कसर बाकी थी। तो जीवन में ये नीति अपना ली है कि मैं आजकल उलझता नहीं हूँ, दूरी बनाता हूँ। धन्यवाद। आपके लिए सफलता की परिभाषा क्या है और आप क्या खुद को सफल मानते हैं? सफलता तो देखिए, जिस खाई में मुझे फेंक दिया गया था, उसके बाद आपके पॉडकास्ट में बैठ के पिछले 1-1.5 घंटे से जो बातें कर रहा हूँ, ये अपने आप में मेरे लिए सफलता का एक पैमाना है। और सफल व्यक्ति मेरे हिसाब से, अगर आप चाहे जिस पेशे में भी हों, अगर उस समाज का प्रांतिक स्तर का व्यक्ति जो निम्न स्तर पे बैठा है, अगर आपके दिए हुए कर्मों से उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है, तो आप चाहे जितने भी पैसे वाले व्यक्ति हो जाएं, आप जितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाएं, आप सफल नहीं हैं मेरे नज़रिए से। आप चाहे जितनी बड़ी गाड़ी में घूमते हों, आपके पास अपना पर्सनल प्लेन हो, आप हज़ारों करोड़ के मालिक हों, अगर आपकी उपस्थिति थी समाज के निम्न वर्ग को सीधे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है, तो आप किसी काम के आदमी नहीं हैं, आप असफल व्यक्ति हैं। तो मैं अपने तरीके से अपने सीमित दायरे में कोशिश करता हूं कि जिस स्तर का भी व्यक्ति हो उसको मदद पहुंचाने की, और उस समय लगता है कि थोड़ा बहुत हमने किया, वरना हमारे घर में क्या है वो हमारे सफलता का पैमाना कभी नहीं हो सकता। आपके आदर्श और प्रेरणा के स्रोत कौन है और क्यों? हमारे जीवन में इतने तरह की, इतनी वैरायटी की परिस्थितियां आई हैं कि इसमें कोई भी एक व्यक्ति मेरा आदर्श बन के फिट नहीं होता। बचपन से लेके पिताजी को देखा, उसके बाद हमारे यार दोस्त समाज के लोग रहे, ऐसे सैकड़ों लोग मिले हैं, और आज भी हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। इवन हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई जैसे लोग हैं, हमारे मित्र मंडली है, समाज में और लोगों की जो उपस्थिति है, कुछ ना कुछ देखता हूँ आजकल शिक्षा दे के ही जाती है। तो प्रेरणा तो आप जहाँ अपने मन की मिल जाए, लेना चाहें वहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए कोई लिमिटेशन नहीं कि कोई एक व्यक्ति ही मेरा प्रेरणा का स्रोत हो। तो अगर आप अपने युवा स्वयं को एक सलाह दे सकते हैं तो क्या होगी? युवा स्वयं को, खुद को मैं अपने आप को ये समझाना चाहूँगा कि शर्मा जी, ये बात मान लीजिए कि दुनिया के सभी लोग आपके तरीके से काम नहीं करेंगे, आपके तरीके से नहीं सोचेंगे, उनको अपने आप में एक्सेप्ट करने की आदत डाल लीजिए, इसी में सबकी भलाई है। मेरा ये सनकी दिमाग कभी कभी इन चीज़ों को मानने से इनकार करता है, तो मैं खुद को ये सलाह देता हूँ कि समाज सिर्फ मेरे सोचने वाले तरीके से नहीं चलेगा, हमारे हिसाब से दुनिया नहीं, हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी। अपने आप को उस दुनिया में कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति मेरे जैसे सोच के मेरे तरीके से नहीं चलेगा, वो अपने तरीके से करेगा। हम कहीं ना कहीं उसमें एक तारतम्य बनाएं ताकि एक सामाजिक जीवन सबका सरल और सुखी हो पाए। ठीक है, अब एकदम आखिरी दौर में है हम लोग। कुछ सामान्य और रोचक प्रश्न है आपके लिए। एक अधिवक्ता, राजनेता, समाज सेवी के रूप में आपकी दिनचर्या कैसी होती है? नहीं, इसमें तो देखिए तीनों में 24 घंटे वाला काम है। हम लोग की फायर ब्रिगेड की स्थिति है। पुलिस जब पकड़ के ले जाएगी रात में 2 बजे, तो फ़ोन रात में 2 बजे आएगा। और आजकल नेताओं के बारे में कहा जाता है कि नेताजी फ़ोन करेंगे तो छूट जाएगा। हालांकि हमारी स्थिति वैसी हर समय रहती नहीं है, लेकिन इस उम्मीद से भी फ़ोन आते हैं कि कोई दिक्कत हो गई है तो उसका समाधान मैं कर दूं। तो इसीलिए ये 24 घंटे वाला काम है, 24/7। कि एक ही वक्त में मान लीजिए 12 बजे ही आपको एक व्यक्ति को आपके पैसे के लिए मदद देनी है, मतलब उसको बेल करवाना है, और उसी वक्त में आपको राजनीतिक तौर पे भी उसी समय एक मीटिंग है जिसमें जाना अनिवार्य है, और उसी वक्त में एक व्यक्ति को एक सामाजिक तौर पे आपको मदद करनी है। तो तीनों में से आप किसको नहीं ये कैसे करेंगे? नहीं, तीनों को सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? मैं समझ गया बात, ये कन्फ्यूजन है। मैं अभी मैंने जिस स्तर पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ मेरे साथ हमारी एक पूरी मंडली है, पूरी टीम है। अच्छा, ये एक व्यक्ति अकेला ये सारा काम करने में सक्षम कभी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति एक ही जगह उपस्थित रहेगा। तो हमारे यहाँ हमारा ग्रुप है, लोग हैं, और मैं आवश्यकता अनुसार मेरे ही नियंत्रण में हर जगह हमारे ही टीम का कोई आदमी उपस्थित रहता है और हमारी देखरेख में ही काम करता है। तो जहाँ मेरे बिना नहीं होगा वहाँ मैं रहता हूँ, और जहाँ मेरे बिना हो जाता है वहाँ हमारे ग्रुप के लोग रहते हैं। आपके पैसे को भी कहीं नुकसान नहीं है? आप पैसे नहीं, में किसी भी चीज़ पूरी को कोई तरह नुकसान टाइम नहीं दे है। पा नहीं, रहे हैं। हमारी जो टीम है, टीम के कारण। ये देखिएगा ऑलमोस्ट सिमिलर काम है।
तो हमारी टीम रहती है और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके सहयोग से इन सारे कामों को एक ही समय में निपटाने की स्थिति हमारी रहती है और हम कर पाते हैं। उनके सहयोग के बिना शायद ये संभव नहीं होता। क्या कोई किताब, फिल्म या व्यक्ति जिसने आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, ऐसा कुछ है? युवाल हरारी की एक सीरीज है, द अनस्टॉपेबल अस, हाउ ह्यूमंस टुक ओवर द वर्ल्ड। ओके, ये एक पुस्तक हमने पढ़ी थी और इसमें और भी है, उन्होंने होमो सैपियंस पर काफ़ी रिसर्च किया है। तो मैंने ऐसे तो हज़ारों किताबें हैं जो मैं पढ़ा हूँ और इंस्पायर करती हैं, और किसी एक किताब को चुनना डिफ़िकल्ट है और हर किताब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। लेकिन ये जो युवाल हरारी की किताब है, इसमें उन्होंने एकदम नए तरीके से इस पर चर्चा की है कि जब जब ह्यूमन होमो सैपियंस आए, उस समय इतने भयंकर भयंकर जानवर हुआ करते थे, ड्रैगन और ये और वो, और उस समय के डायनासोर, बाघ और तरह तरह के लोग, इतना उसमें काफ़ी कमज़ोर प्राणी इंसान रहा था। तो इस कमज़ोर इंसान ने कैसे पूरी पृथ्वी पर अपना दबदबा कायम किया, इस पर एक बहुत बढ़िया एनालिसिस है। तो रिसेंट टाइम में ये पढ़ी हुई किताबों में इस किताब ने दिल को छुआ है। मैं भी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आपको मिलता है तो ये इनकी किताब है सैपियंस, और द अनस्टॉपेबल अस की 2 किताबें हैं। उसमें से ये किताब है कि ह्यूमंस ने कैसे पृथ्वी को रूल किया। एक बार पढ़िए, थोड़ा मज़ा आ जाएगा पढ़ के। इसमें ये एक नई तरह की बात है। ये इंग्लिश वर्जन ही है या इंग्लिश हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन आ गया है। ओरिजिनली तो इंग्लिश की किताब है। ये इजरायली हिस्टोरियन है और इन्होंने किताब लिखी है और ये एक अलग कॉन्सेप्ट की किताब है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कोशिश हो, अगर संभव हो तो पढ़ें इसको। कोई फिल्म एक्टर जो आपको पसंद हो? देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी एक्टर के लिए मैं कोई मूवी नहीं देखता। मुझे सीरियस सिनेमा पसंद है, कोशिश करता हूँ, या एकदम हंसाने वाली कोई चीज़ हो तो पसंद है। इसके बीच का कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बचपन में अमिताभ बच्चन टाइप के हीरो पसंद किया करता था मैं इनको, सब बचपन था उस समय। जब सीरियस हुआ है तो मैं नाना पाटेकर, मनोज बाजपेयी, इन तरह की सीरियस मूवीज़ में इनकी मैं देखता हूँ। प्रहार मुझे बहुत पसंद है, जो नाना पाटेकर की मूवी थी, उन्होंने बनाई थी ये पिक्चर। सूल मुझे बहुत पसंद है। सत्या मुझे पसंद है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लोग सोचेंगे गुंडा है तो गुंडे वाली मूवी पसंद करेगा, लेकिन सत्या भी मुझे बढ़िया लगी। तो मैं आपको एक ट्रेंड बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। मैं लेकिन बहुत कम देखता हूँ। OTT पे आ गया तो दिख गया, वरना हॉल में जाके बहुत रेयरली ही निकालना मुश्किल है। हाँ, मैं रात में अगर हुआ तो पार्ट में करके देख लेता हूँ, वरना समय का भी अभाव है, बहुत कम हॉल में जाके देख पाता हूँ। अच्छा, ये OTT की जो बात छेड़ी, अब ये इसमें सवाल नहीं था मेरे पास, लेकिन ये अचानक जब आपने छेड़ी, मुझे भी लगता है कई बार OTT पर जो जिस तरह की अभी वेब सीरीज आ रही हैं जिसमें बेलगाम जो भाषाएं हैं, उस पर आपको क्या लगता है, आप घर में देख पाते हैं उस तरह की? नहीं, बात ही नहीं है। एक तो मैं जिस वक्त देखता हूँ उस समय कोई जगह वन नहीं रहता, इतनी लेट देखता हूँ, तो चलिए ठीक है। लेकिन आपने जो कह दिया ना, आज इंटरनेट के युग में OTT को बंद भी कर देंगे, तब आप छिपा क्या है बच्चों के पास? हर चीज़ तो उपलब्ध है। आप उसमें कुछ भी, पहले तो कुछ रोक टोक भी हुआ करती थी, इंटरनेट में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अब OTT को दोष दी, इससे अच्छा है कि कोई बाहर जाके कुछ गलत करे, उससे अच्छा है कि लोग अब देख लिया करें। मेरा कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि OTT में जो दिखाया जा रहा है वहाँ एक डिस्क्रिप्शन है। अगर आप अपने घर में चेक्स एंड बैलेंसेज रख पाते हैं तो उस डिस्क्रिप्शन के आधार पे देखिए, जो देखने लायक क्राउड है वो देखे, जो नहीं देखने लायक है। हर चीज़ तो आप परिवार के साथ बैठ कर देखना नहीं चाहेंगे, उचित भी नहीं है कि आप लिविंग रूम में बैठ के कोई ऐसी मूवी देखें। अचानक देख रहे हैं, अचानक गाली आ रहा है, अचानक नहीं आता है, उस पर वार्निंग रहती है। आप उसको नहीं देखेंगे तो अचानक ही होगा, वरना आप उसमें देख लें कि ये मूवी क्या है। इसीलिए उस पर 16+, 13+, 14+ सब लिखा रहता है। आप देख के देखें, जो नहीं देखने लायक है आप प्राइवेसी में देखें। लेकिन उसमें तो क्या है कि फिर आपको उस सीरियल के टाइम के हिसाब से आपको काम छोड़ के नहीं आना पड़ेगा। पहले अगर 10 बजे महाभारत चलता था तो चाहे जो भी काम था लोग छोड़ के 10 बजे बैठते थे। OTT में है कि रात में 1 बजे भी आप अपने मन का महाभारत थोड़ा सा देख लिया, कल बाकी देख लिया, तो सुविधाएं तो देखिए हैं। वरना जिस चीज़ को रोकने की बात आप कर रहे हैं वो अदरवाइज भी रुकी हुई है नहीं, तो अब इतने के लिए क्या परहेज है। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, अगर आप अपने जीवन का एक पहलू बदल सकते हैं तो क्या होगा? अब मुझे लगता है कि मैं अपने प्रारंभिक शिक्षा के दौर पर ही वकालत पढ़ के वकील बन गया होता तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप मैं चाहूँगा कि अगर ये बदलाव
ईश्वर लाना चाहें कि आपके व्यक्तिगत जीवन में इस तरह का कोई बदलाव हो, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे, जब मैंने ग्रेजुएशन किया, जैसे आम बच्चे आजकल पढ़ के जिस उम्र में आते हैं, मैं उस समय वकील बनता तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास ज़्यादा स्पेस होता काम करने का। आज ये 12, 14, 13 साल की प्रैक्टिस हुई है। हालांकि इस 12, 14 साल में मैंने कोशिश की है कि पिछले 30, 40 सालों की प्रैक्टिस करूं, लेकिन जो उसके लिए बर्डन और जो लोड मुझे लेना पड़ा है उस वक्त हो जाता तो शायद एक आम लॉयर की तरह पीसफुली मैं सारा काम कर पाता और ज़्यादा वाइड कवरेज होता हमारा, मैं ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाता, जो कि मैंने अपनी लाइफ के 3rd फेज में आके जो मैंने वकालत की है। तो जाहिर है कि एक समय बीता है। और आपके क्षेत्र में, मैंने आपके पेशे के क्षेत्र में जो नई पीढ़ी आना चाह रहे हैं, जो इस पेशे में एंटर करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहते हैं डायरेक्टली सीधे तौर पे दे सकते हैं? नहीं, मैं तो बच्चों से कहना चाहूँगा कि स्पेशली बच्चियों से कि आप लोग पढ़िए। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आप इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं और दूसरा है कि कानून की जानकारी भी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। आप पढ़ के आएंगे तो आपका जो मेरुदंड है वो और से थोड़ा सीधा दिखेगा, जरा रहेगा। और कानून की जानकारी के साथ साथ इसको आप बिजनेस समझ के मत आइए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि इसको व्यवसाय समझ के किया जा रहा है। तरह तरह के लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि उनका गलत है, लेकिन इसमें जो एक रॉयल बात थी, इस पेशे में, एक प्रोफेशन में जो एक रॉयल बात थी, वो आज थोड़ी सी कम होती दिख रही है। इसको अधिव्यवसाय मानते हुए, प्रोफेशन मानते हुए इसको सीरियसली करें और काबिल वकील बने तो फिर इज्जत और पैसा दोनों मिलेगा। इसको किसी शॉर्टकट के रूप में मत देखें। धन्यवाद। तो अत्रिदेव शर्मा हमारे साथ थे, अधिवक्ता। इतनी देर तक, लगभग मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे का समय हो गया। आज मुझे लग रहा है ये सबसे लंबा पॉडकास्ट होगा। और मुझे एक और बात कंफर्म करनी है कि अत्रि जी, क्या यह आपने पहली बार किसी चैनल में पॉडकास्ट किया है? मुझे लग रहा है हाँ, ये पहली बार है। पहला हाँ, पॉडकास्ट। मैं इसके पहले कहीं नहीं गया। नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और दर्शकों, आपको भी जो सिलीगुड़ी के लोग हैं, जो अत्रिदेव शर्मा के क्लाइंट भी रह चुके हैं या जो अत्रिदेव शर्मा के बारे में जानते हैं, जो इनको सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर पहचानते हैं, जब ये इंटरव्यू देखेंगे, ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो उन्हें इनके जीवन से जुड़े जो पहलू हैं, वो सारे पहलू आपके सामने खुलकर सामने आएंगे। क्योंकि इन्होंने नहीं, आप कह लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, वो सारे पहलू आपके सामने आएंगे क्योंकि इन्होंने, मुझे आशा नहीं थी कि इतना खुलकर, इतने खुले विचारों से, बिना कुछ छिपाए अपने बारे में बात करेंगे। तो यह बातें, इन्होंने बहुत सारी बातें इसमें कही है। आप इस पूरे पॉडकास्ट को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा तो आपको, मुझे लगता है, कहीं प्रेरणा भी मिलेगी, कहीं थोड़ा सा आपको अपने जीवन के लिए कुछ लक्ष्य भी मिलेंगे। और अत्रि जी, आप कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं 2 बातें दर्शकों से कहना चाहूँगा। एक तो देखिए, हमारे पेशे की विडंबना है कि जैसे ही हम किसी व्यक्ति को कानूनन कोई रिलीफ देते हैं तो साथ साथ ही किसी का नुकसान हम जाने अनजाने में कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति से हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता हो या कोई धारणा हो। तो ऐसे लोग जिनसे हमारी कोई शत्रुता नहीं रही हो और हमने कानूनी रूप से, हम अपने मुवक्किल की मदद करने के चक्कर में अगर हमसे किसी का नुकसान हुआ हो तो इसको अन्यथा नहीं लें। हमसे आपका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और हम 2 छोर पे खड़े मिले हैं। गलती से कुछ हो गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आप सभी से। और एक बात और है कि इस पॉडकास्ट में अगर हमने सही बात कहते हुए किसी व्यक्ति का दिल दुखाया हो तो उसके लिए भी आप हमें क्षमा करेंगे। देखिए, अगर आप किसी, यहाँ एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। हम लोग जब कोई भी पॉडकास्ट चलाते हैं या कोई भी इंटरव्यू चलाते हैं तो हम इनसे सलाह लेते हैं कि भाई हम इसका डिस्क्लेमर क्या दें। तो अब ये अंत में इन्होंने खुद का डिस्क्लेमर खुद ही दे दिया। मैं सोच रहा था कि इस बारे में मैं ये कहूँ कि अत्रिदेव शर्मा ने जो बातें इस पॉडकास्ट में कही हैं, उन बातों का पूरा दायित्व अत्रिदेव शर्मा का है, मगर मुझे इसको कहने का अवसर ही नहीं दिया इन्होंने खुद ही अपनी बात को स्पष्ट कर दिया और उसका खंडन भी कर दिया। अंत में आप अपनी बातों का खंडन खुद ही कर चुके हैं। जी जरूर। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बस आया पॉडकास्ट में आपने बुलाया, इससे मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बढ़िया लग रहा है कि आपने बुला के की और काफ़ी दिनों से दिल का गुबार निकला है तो हल्का भी महसूस कर रहा हूँ।
वरना और वैसे जिन बातों को भी मैंने चर्चा की है, इसका कोई लेजर मेंटेन करके नहीं रखा हूँ, कहीं कोई दुश्मनी नहीं है। हमने सारे फाड़ दिए, फाड़ के हमने गंगा जी में डाल दिया है। क्योंकि आपने पुरानी बातें छेड़ी हैं तो चर्चा हो गई, ताकि लोगों को भी पता रहे। और लोग गाहे बेगाहे इधर उधर की बात करती हैं, मेरे मुंह से सीधे सुन ले तो ज़्यादा बढ़िया है। बहुत बढ़िया पॉडकास्ट। मुझे लग रहा है कि आज तक के जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं उसमें से ये बेहतरीन पॉडकास्ट है। और ये पहला अवसर आपने दिया अत्रि जी हमें कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। इतने सालों में आपने अपने लगभग 2002 के बाद से आपने शायद कहीं पर भी अपना कोई साक्षात्कार इस तरह का नहीं दिया। नहीं, मैंने आप भले पैनल डिस्कशन में गए होंगे, लेकिन इस तरह का बातें मैंने कभी नहीं बताई। और इतनी बड़ी संख्या में आपके व्यूअर हैं, तो यहाँ आने से एक स्वार्थ ये भी पूरा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग देखेंगे, जान पाएंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी मेरी बात। तो हमारी भी शुभकामना है आपको, आपके पैसे के लिए, आपके राजनीतिक करियर के लिए, सामाजिक क्षेत्र के लिए। और आप जिस तरह से दार्शनिक बनकर लोगों की मदद करते हैं, उन्हें सुझाव देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू से, उसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं कि आप और निरंतर अपने कार्य में अपने प्रगति पे रहें। एक्चुअली दार्शनिक नहीं बनता, फेसबुक मेरे लिए भड़ास निकालने की जगह है। जो बातें मैं फिजिकली अपनी लाइफ में रियल लाइफ में नहीं कर पाता हूँ, वो एक मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। अगर उससे कोई भी व्यक्ति कुछ समझ पाता है तो मुझे लगता है कि हो गया, वरना बात मेरे मन में ये कुंठा रहेगी और मेरे साथ ही चली जाएगी। उन बातों को रख देते हैं ताकि दूसरे लोग समझे, उसमें से कुछ को अच्छा लगता है, किसी को बुरा भी लगता है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए सिंपली वो भड़ास निकालने की जगह है, उसको ज़्यादा सीरियसली ना लें। अच्छा लगे तो बढ़िया, वरना इग्नोर करें, मुझे ब्लॉक कर दें। देखिए कितनी स्पष्ट तौर पर बातें करते हैं। तो आज ये काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया, लेकिन अब हमारा समय हमें और आगे जाने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबा हम पॉडकास्ट टान नहीं सकेंगे। तो अब मिलेंगे फिर किसी दूसरे नए मेहमान के साथ। तो तब तक के लिए आप देखते रहे हर समय खबर समय, और हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, धन्यवाद।